हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आई होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो बच्चों, मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी मेंटर शालिनी। और आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं एक बड़ा धमाका। कैसा बड़ा धमाका? क्लास 9th का साइंस का क्वेश्चन पेपर लीक करेंगे। क्या करेंगे? लीक करेंगे। जैसे हमने हाफ ईयरली का 9th क्लास का साइंस का क्वेश्चन पेपर लीक किया था, आपने देखा ही होगा कि काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला था, है ना। बच्चों के बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स आए थे। तो उसी तरह से आज हम लोग लेके आए हैं साइंस का क्वेश्चन पेपर, वो भी फाइनल्स का, यानी कि एनुअल एग्जाम्स का। ऑलराइट, तो जल्दी से नोटबुक और पेन लेके बैठ जाओ और साथ के साथ नोट ज़रूर करना। क्यों? क्योंकि एटलीस्ट जो पढ़ाया जा रहा है वो लिखोगे तो सही, जो समझाया जाएगा, जो बताया जाएगा कि पेपर में लिखना क्या है, वो याद कैसे रहेगा भाई। तो आंसर्स के साथ हम लोग आ जाए हैं कि किस तरह से आपको आंसर्स को फॉर्मेट करना है अपना। ठीक है, फॉर्मेटिंग कैसी होगी, क्या लिखना है, क्या, और सिंपल लैंग्वेज में, बहुत सिंपल लैंग्वेज में होगा पूरा का पूरा डिस्कशन इस पेपर का। ऑलराइट, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। नोटबुक और पेन लेके बैठ जाओ और हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं जनरल इंस्ट्रक्शंस। आज हम लोग आपको बता देते हैं, स्कूल में देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बेटा, आपका जो क्वेश्चन पेपर है ये 5 सेक्शंस में डिवाइड होगा। ठीक है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी और सेक्शन ई भी। ठीक है, तो सेक्शन ए के अंदर आपके 1 मार्कर्स होंगे। 1 मार्कर्स एमसीक्यूज होते हैं, है ना, और असर्शन रीजन होता है। तो ऑलमोस्ट टोटल 20 क्वेश्चन होंगे, 20 क्वेश्चन होने वाले हैं उसके अंदर, सेक्शन ए के अंदर। और सब एक नंबर के होंगे। ठीक है, सेक्शन ए के अंदर 20 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, 1 मार्कर्स ईच। उसके बाद सेक्शन बी के अंदर आपके पास वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं और 6 क्वेश्चन होंगे, वो भी 2-2 नंबर की। ऑलराइट, उसके बाद सेक्शन सी के अंदर 60 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे, 3-3 मार्क्स के। ठीक है, उसके बाद सेक्शन डी के अंदर 3 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे और वो 5-5 मार्क्स के होने वाले हैं। ठीक है, और लास्ट सेक्शन यानी कि सेक्शन ई के अंदर 3 केस बेस्ड क्वेश्चंस होंगे और 4-4 नंबर की होंगे। ऑलराइट, तो आई होप आपको पैटर्न तो समझ आ गया होगा कि कैसा, किस टाइप का पैटर्न आने वाला है आपके साइंस के क्वेश्चन पेपर का। ऑलराइट, तो चलो स्टार्ट करते हैं क्लास फिर जल्दी से और कर देते हैं क्वेश्चन पेपर लीक। चलो भाई देखो, तो सबसे पहले एमसीक्यू से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है बेटा, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट रिप्रेजेंट बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम। देखो भाई, जो नील बोर थे उन्होंने जो अपनी एटम की थ्योरी दी थी, है ना, एटम का जो स्ट्रक्चर बताया था, उसमें उन्होंने बताया था कि भाई जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एटम के अंदर, वो एक फिक्स्ड एनर्जी शेल में रोटेट करते हैं अपनी अपनी, है ना, यानी कि एक फिक्स्ड ऑर्बिट होती है जिसमें वो रोटेट करते हैं। और उसका रूल उन्होंने दिया था 2n² का, 2n² का। अब हमको ये पता है कि फर्स्ट शेल जो उन्होंने बोली थी के, सेकेंड शेल को नाम दिया था l, उसके बाद थर्ड शेल m और उसके बाद n। ठीक है, ये फर्स्ट शेल थी, ये सेकेंड शेल थी, ये थर्ड शेल थी, ये फोर्थ शेल थी। तो n क्या है? नंबर ऑफ शेल। तो अगर हम फर्स्ट शेल की बात करेंगे बेटा, तो n के ऊपर स्क्वायर लगाए, यानी कि कितने हो जाएंगे? 2। तो यानी कि फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो चलो, क्योंकि 2 ही शेल दे रखी है तो अभी हम 2 ही शेल की बात करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, यहाँ पर हैं, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है और यहाँ पर है। ठीक है, तो फर्स्ट शेल के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये जो बोर मॉडल ऑफ एन एटम था उसको करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा। तो एक तो ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा। उसके बाद सेकेंड शेल की बात करते हैं, एल शेल। तो 2n² रूल के अकॉर्डिंग, क्योंकि सेकेंड शेल है तो यहाँ n की जगह हमने 2 लगा दिया। ठीक है, और इसका स्क्वायर किया तो हो गया 4 और यहाँ पर हो गया 8, यानी कि सेकंड शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। वो देख लेते हैं, यहाँ पर कितने बेटा? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई 2 6। तो ये तो रिप्रेजेंट कर रहा है करेक्टली, है ना, कि मैक्सिमम 8 होने चाहिए सेकेंड शेल में, उससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। उससे कम भले ही हो लेकिन उससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई 2 6। पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये तो करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। अब ये तो ऑलरेडी गेम से बाहर ही हो गया, है ना, ये तो मतलब गेम के अंदर ही आ चुका है कि हाँ, जो करेक्टली रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, डू नॉट रिप्रेजेंट करेक्टली, तो ये तो ऑलरेडी हमारे पास है। अब यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 7, भाई ये भी करेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ देख लेते हैं 2 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये करेक्टली रिप्रेजेंट नहीं कर रहा बोर मॉडल ऑफ एन एटम को। तो हमारा ऑप्शन कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा? सेकेंड एंड फोर्थ। ठीक है, ये करेक्टली रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, तो सेकेंड एंड फोर्थ वुड बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ऑलराइट,
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो द टिंडल इफेक्ट। अब टिंडल इफेक्ट क्या होता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट, है ना। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जब कोलाइडल पार्टिकल्स के ऊपर लाइट पड़ती है तो वो बिखर जाती है। स्कैटरिंग का मतलब बिखर जाना, तो वो टिंडल इफेक्ट शो करती है। ऑलराइट, तो अब हमारे पास देखो, अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास एक होता है ट्रू सॉल्यूशन, एक होता है सस्पेंशन और एक होता है कोलाइड। ठीक है, ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर होता है जिसमें जो भी पार्टिकल्स होते हैं वो इवनली स्प्रेड हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद सस्पेंशन आता है जिसमें वो सेटल डाउन हो जाते हैं। तो सस्पेंशन और ट्रू सॉल्यूशन दोनों के अंदर टिंडल इफेक्ट नहीं होता। टिंडल इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ कोलाइड्स के अंदर होता है। कोलाइड्स में क्या होता है बेटा? छोटे छोटे पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं जो जरूरी नहीं है विजिबल हो, वो हमें दिखते नहीं है। जैसे एयर है, एयर के अंदर बहुत सारी गैसेस हैं, बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स हैं, है ना, और भी बहुत सारी चीजें हैं, स्मोक है, डस्ट है। तो अब ये जो पार्टिकल से जब लाइट टकराती है तो जैसे इस पार्टिकल से टकराती है तो वो अपना पाथ चेंज कर लेती है, तो इस तरह से लाइट बिखर जाती है। ठीक है, तो कोलाइड सॉल्यूशन के अंदर यही होता है। अब कोलाइड सॉल्यूशन में देखो, मिल्क हमारा कोलाइड सॉल्यूशन है। ठीक है, कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं मिल्क के अंदर, और स्टार्च सॉल्यूशन, ये दोनों हो गए हमारे कोलाइड्स की फॉर्म। सॉल्ट सॉल्यूशन और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन आर ट्रू सॉल्यूशंस, ये याद रखना। ठीक है, तो मिल्क में और स्टार्च सॉल्यूशन के अंदर टिंडल इफेक्ट देखने को मिलेगा, यानी कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यानी कि लाइट का बिखराव हमें देखने को मिलेगा। ऑलराइट, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट था और इसका सेकंड एंड फोर्थ। चलो भाई नेक्स्ट देख लेते हैं। ऑर्गेनील अदर देन द न्यूक्लियस कंटेनिंग डीएनए। न्यूक्लियस के अलावा और कौन सा ऐसा सेल ऑर्गेनील है जिसके अंदर डीएनए प्रेजेंट है? तो भाई ये तो ऑलमोस्ट सबको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा सेल ऑर्गेनील है जिसके अंदर अपना डीएनए होता है और राइबोसोम्स होते हैं, है ना। ये क्या करते हैं? अपना प्रोटीन खुद सिंथेसाइज करते हैं और ग्लूकोज को यूज करके जो सेल होता है सेलुलर रेस्पिरेशन के द्वारा एनर्जी जो है एटीपी की फॉर्म में वो क्रिएट करते हैं, जनरेट करते हैं सेल के लिए, है ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना न्यूक्लियस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए होता है और राइबोसोम्स होते हैं। ऑलराइट, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। अ स्टोन इज रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टार। एक टार है, ठीक है, यहां से ऊपर से स्टोन को रिलीज किया गया, यानी कि स्टोन को यहां से नीचे से ऊपर से फेंका गया। अब स्टार की हाइट कितनी है बेटा? स्टार की हाइट है 19.6 मीटर। हाइट कितनी है? 19.6 मीटर। देन इट्स फाइनल वेलोसिटी जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड विल बी। अब देखो बच्चे ना इस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं कि जस्ट बिफोर बोल दिया, अब हम क्या करेंगे? अरे जस्ट बिफोर मतलब क्या, 1 सेकंड पहले या 1 सेकंड बाद? ऐसा कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स में किस चीज पे फोकस करना है कि भाई क्या क्या दे रखा है, बात खत्म। जैसे आपको क्या दे रखा है? यहाँ पर हाइट दे रखी है, यानी कि हाइट डिस्टेंस हो गई हमारी, है ना। और आपके पास क्या दे रखा है? जी दे रखा है, ठीक है। जी हमें गिवन है, जी कितना है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब यहां से ऊपर से नीचे छोड़ रहे हैं तो उसका यू कितना होगा? इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0। हमें फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, बात खत्म। जस्ट बिफोर वगैरह से हमें कोई लेने देना नहीं है, सिंपल सी बात है, हमें फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? देखो u गिवन है, h गिवन है और g गिवन है, ठीक है। तो हम क्या इसके अंदर ये इक्वेशन यूज कर सकते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2, क्योंकि as होता है ना, और ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो एक ही जगह हम g डालेंगे। और s क्या है? डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट हाइट में है तो यहाँ डाल देंगे h, बात खत्म। ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऊपर से नीचे हो रहा है ना, तो वो डिस्प्लेसमेंट एक हाइट है, तो हमने s की जगह h लिख दिया, ठीक है। अब v स्क्वायर हमें नहीं पता, u स्क्वायर यहाँ पर 0 है, 2 g की वैल्यू कितनी दे रखी है? 9.8 और h कितना गिवन है? 9.6। जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया देन वी विल गेट 384.16 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। कितना आंसर मिला? 384.16 मीटर पर सेकेंड। अब हम क्या करेंगे? एक काम करते हैं, इसको हटा देते हैं क्योंकि इस पे स्क्वायर आएगा तो आप और कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। क्योंकि मीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर और सेकंड स्क्वायर दोनों आएगा, इसका हाइट का और इसका मीटर, तो मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर आएगा, वो जो आप लिखना भूल जाओगे। अगर हम यहाँ लिखेंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगी, सिंपल सी बात, इसको कन्वर्ट करके लास्ट में लिख देना। अब देखो v की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ पर आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने की कोई भी जरूरत नहीं, एक सिंपल से ट्रिक हम आपको बता रहे हैं। वो क्या है बेटा?
कि देखो हमारा रूल क्या होता है स्क्वायर रूट में, हम पीछे से पेयर बनाना स्टार्ट करते हैं, है ना। तो जैसे 16 का पेयर बना दिया, 84 का पेयर बना दिया, बच गया 3। अब टेबल कैसे बोलते हैं, उसमें 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, है ना। तो अगर मैं 2 2 जा 4 बोल रही हूँ तो 2 2 जा 4 तो 3 से बड़ा हो गया ना, तो हम 1 1 जा 1 करेंगे। ऑलराइट, अब बात आई 84 की। अब 84 को देखते हैं कौन सा टेबल है ऐसा, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, 7 7 जा 49, 8 8 जा 64 एंड 9 9 जा 81, 10 10 जा 100, 10 10 जा 100 बड़ा हो गया, तो 9 9 जा 81 हम लेंगे, है ना। ठीक है, पॉइंट 81 हमने लिया, 4 बच रहा है हमारा अभी भी। तो कहीं ना कहीं ये हमारा, देखो अब अगर हम नियर बाय इसमें से ढूंढेंगे तो नियर बाय 19.6 हमें दिख रहा है, तो बस डायरेक्ट उसको टिक कर देंगे, ठीक है। तो 19.6 मीटर पर सेकेंड अब डाल दो इसमें, ठीक है, क्योंकि ऊपर क्या आ रहा था, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहां हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, क्योंकि वी स्क्वायर था ना, इसीलिए 2 बार यूनिट मल्टीप्लाई हुई थी ना एम के साथ। अभी सिंपल आप यहाँ पे कन्वर्ट करके यहाँ डायरेक्ट लिख देना, ठीक है, कंफ्यूज मत होना यहाँ पर, वरना नंबर कट जाएंगे, ये बात पहले समझ लेना। तो ये हो गया 19.6 मीटर पर सेकेंड, हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, 4th ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। नाउ 5th क्वेश्चन इज व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन होता है, ठीक है, जो घरों में मार्बल्स बिछता है ना, पत्थर बिछता है, वो हमारा क्या होता है, उसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ऑलराइट, तो कैल्शियम कार्बोनेट का केमिकल फॉर्मूला होता है बेटा CaCO3, ठीक है, CaCO3 जो आपको याद करना पड़ेगा। कैल्शियम कार्बोनेट का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, CaCO3। ऑलराइट, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब हम। When will you say a body is in uniform acceleration? बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में कब होती है। देखो बेटा, कोई भी बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में तब होती है जब उसकी वेलोसिटी इंक्रीज या डिक्रीज हो रही हो एक कांस्टेंट रेट पे, ठीक है। व्हेन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीज और डिक्रीजेज एट कांस्टेंट रेट, तो हम उसको बोलते हैं दैट ऑब्जेक्ट वुड बी ऑन या विल बी ऑन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा कि भाई वेलोसिटी इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है एट अ कांस्टेंट रेट। ऑलराइट, चलो आगे बढ़ जाते हैं। अर्थक्वेक प्रोड्यूसेस व्हिच काइंड ऑफ साउंड बिफोर द मेन शॉक बिगिन। अब मेन शॉक की हम बात कर रहे हैं, तो अल्ट्रासाउंड का कितना होता है, देखो फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज अल्ट्रासाउंड की फ्रीक्वेंसी होती है। इंफ्रासाउंड की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 20 हर्ट्ज, सॉरी मोर देन 20,000 हर्ट्ज एंड लेस देन 20 हर्ट्ज, ठीक है, ये लिखना, ये है। अल्ट्रासाउंड की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, मोर देन 20,000 हर्ट्ज, और इंफ्रासाउंड की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, लेस देन 20 हर्ट्ज। अच्छा, ऑडिबल साउंड तो नहीं होती, अर्थक्वेक आ रहा होता है, कोई हमें आवाज थोड़ी सुनाई दे रही होती है, ऐसे तो कोई आवाज नहीं सुनाई दे रही होती है ना, और नन ऑफ दीज तो होगा ही नहीं, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, अल्ट्रासाउंड होगा नहीं, इंफ्रासाउंड है, क्योंकि बहुत ही इतनी कम आवाज होती है कि हमें सुनाई ही नहीं दे रहा होता, अर्थ के अंदर कुछ ना कुछ हलचल चल रही होती है। ऑलराइट, ठीक है, तो हमने देख लिया कि इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। चलो अब 8th पे आ जाते हैं। 110 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 110 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर है। देखो बेटा, इसका फॉर्मूला होता है केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। अब हमें गिवन है डिग्री सेल्सियस कितना, 110 डिग्री सेल्सियस गिवन है, 273 तो कितना हो जाएगा, 383 केल्विन। तो डी ऑप्शन वुड बी करेक्ट, 383 केल्विन हमारा आंसर होगा। ऑलराइट, ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अब देखो, व्हाट वुड बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल, एक सेकेंड लाइट एक ऑफ कर दें, हाँ अब ठीक है। व्हाट वुड बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, वैसे तो क्लियर आ रहा है अभी भी, ठीक है, जल्दी रहने देते हैं। What would be the displacement of a particle moving in a circular path of radius r after a displacement of half a circle? कि भाई एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है, जिसका रेडियस r है, जिसका रेडियस कितना है r है। अब अगर इस सर्कुलर पाथ से सेमी सर्कुलर पाथ में डिस्प्लेसमेंट हुई है, सेमी सर्कल ये हुआ, आधा सर्कल वुड बी योर सेमी सर्कल, है ना, आधा सर्कल जो है वो सेमी सर्कल होता है। तो अब सेमी सर्कुलर पाथ के अकॉर्डिंग हाफ सर्कल की डिस्प्लेसमेंट हुई है,
तो डिस्प्लेसमेंट कितनी है भाई, हाफ सर्कल। देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। अब अगर आपको यहां से यहां तक जाने के लिए हम बोलेंगे और हम बोलेंगे डिस्प्लेस होना आपको, तो आप यही बोलोगे ना, अरे तो फिर डिस्प्लेस होना हमको, तो ऑब्वियसली आप कहीं ना कहीं ये वाला पाथ यूज करोगे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने के लिए, क्योंकि शॉर्टेस्ट पाथ आपको लेना है ना। तो यहां से यहां तक जाने के लिए आपने ये वाला पाथ यूज किया, तो एक तो ये रेडियस हो गया और एक ये रेडियस हो गया, तो r प्लस आर कितना हो गया, r प्लस आर कितना हो गया बेटा 2r, है ना। तो डिस्प्लेस कितने हुए हो आप, 2r। डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है, 2r। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट, वर्क डन बाय एन ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड अपॉन। अब वर्क डन की अगर हम बात कर रहे हैं तो वर्क डन किसी भी ऑब्जेक्ट की किस पे डिपेंड नहीं करती है। देखो वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। अब वर्क डन किस पे डिपेंड नहीं करती है, डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड नहीं करती, बिल्कुल करती है भाई, डिस्प्लेसमेंट तो फॉर्मूला में ही है ना। फोर्स अप्लाइड, बिल्कुल फोर्स पे भी डिपेंड करती है। उसके बाद एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, बिल्कुल करती है, कॉस थीटा है ना हमारे पास, इन तीनों पे तो डिपेंड कर रहा है वर्क डन, है ना। फाइनल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, सॉरी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, हाँ बिल्कुल, इनिशियल वेलोसिटी से कहीं कोई लेना देना नहीं है, फोर्स से भी है, डिस्प्लेसमेंट से भी है और एंगल से भी है, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी से कोई भी लेना देना नहीं है। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ऑलराइट, ठीक है, एक सेकेंड। ऑल राइट, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। अ गोलकीपर इन अ गेम ऑफ फुटबॉल पुल्स हिज हैंड बैकवर्ड वाइल होल्डिंग द बॉल शूट एट द गोल। अब एक जैसे फुटबॉल का गेम चल रहा है, ठीक है, तो एक फुटबॉलर था, उसने बॉल मारी, जोर से किक मारा। अब जो गोलकीपर होगा वो अपने हाथों को पीछे की तरफ खींचता है जब उसको उस गोल को रोकना होता है ना। इससे ऐसा वो क्यों करता है, देखो बेटा, इसके अंदर जो हमारे पास कॉन्सेप्ट आ जाता है वो आ जाता है मोमेंटम का और इम्पल्स का, ठीक है। अब देखो मोमेंटम की अगर हम बात करेंगे तो मोमेंटम का मतलब होता है, मोमेंटम की अगर हम बात करेंगे तो मोमेंटम स्पीड और मास का कॉम्बिनेशन होता है। मोमेंटम को पी से रिप्रेजेंट करते हैं और मोमेंटम स्पीड और मास का कॉम्बिनेशन होता है। स्पीड को हम वेलोसिटी देखते हैं, तो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है mv, यानी कि जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा मोमेंटम होगा और जितनी ज्यादा स्पीड होगी उतना ज्यादा मोमेंटम होगा। और वहीं इंपल्स की अगर हम बात करेंगे तो इंपल्स क्या होता है कि अगर मोमेंटम को, किसी भी ऑब्जेक्ट को मोमेंटम को चेंज करना है, ठीक है, तो उसको चेंज करने के लिए फोर्स और टाइम का जो कॉम्बिनेशन होगा, फोर्स का और टाइम का जो कॉम्बिनेशन होगा वो क्या होता है, इंपल्स होता है। किसी भी ऑब्जेक्ट के मोमेंटम को चेंज करने के लिए फोर्स का और टाइम का जो कॉम्बिनेशन होता है वो क्या होता है, इंपल्स होता है, ठीक है। तो अब यहां पर देखो, बॉल जब बहुत तेजी से आ रही है तो उस टाइम उसका मोमेंटम बहुत हाई है ना, उस टाइम पे उसका मोमेंटम बहुत हाई है। अब क्या होगा, अगर वो गोलकीपर अचानक से सडनली उसको रोकने की कोशिश करेगा तो वो हर्ट हो सकता है, उसके हाथों पे चोट लग सकती है, वो इंजर्ड हो सकता है, क्योंकि मोमेंटम बहुत ज्यादा है उस टाइम पे। तो गोलकीपर क्या करता है, हाथों को पीछे की तरफ लेके जाता है। जब वो हाथों को पीछे की तरफ लेके जाता है तो इससे क्या होता है कि टाइम के साथ साथ मोमेंटम कम होता जाता है, और मोमेंटम जब कम होता जाता है तो उस टाइम पे गोलकीपर उसको पकड़ता है, जिससे कि जब मोमेंटम चेंज होता है, जिससे कि जो गोलकीपर है उसके हाथों पे या उसको चोट नहीं लगेगी। ये रीजन है कि वो मोमेंटम के चेंज होने का वेट करता है, हाथों को पीछे की तरफ लेके जाता है, ठीक है। तो एक्सर्ट फोर्स ऑन द बॉल, नहीं फोर्स भी नहीं लगा रहा, बी ऑप्शन तो मिसिंग है हमारा। इंक्रीज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, हाँ बिल्कुल, है ना। इससे क्या होगा, हाथ को पीछे की तरफ लेके जाएगा, जिससे कि मोमेंटम का जो रेट ऑफ चेंज है वो इंक्रीज हो जाएगा, एकदम से उसका मोमेंटम जो है वो कम होता जाएगा जैसे जैसे उसके पास जाएगा। ऑलराइट, नो चेंज इन द रेट ऑफ मोमेंटम, ये तो बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑलराइट, चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं अब हम। द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैन बी कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द प्रेजेंस ऑफ। अब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी, देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बनती है बेटा, फॉस्फोलिपिड से प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनती है और उस पे प्रोटीन एम्बेडेड होते हैं, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बनती है, फॉस्फोलिपिड से, तो लिपिड से बन रही है और उसमें प्रोटीन भी एम्बेडेड है ताकि वो फ्लेक्सिबिलिटी उसको प्रोवाइड कर सके, है ना। ऑलराइट, तो प्रोटीन और लिपिड से बन रही है, यानी कि बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। अगर आपने सिर्फ ए लिखा या सिर्फ बी लिखा तो मैम गलत कर देंगी, क्योंकि
मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आपको टिक करना होता है, जिसमें कि आप डी को टिक करेंगे। ऑलराइट, डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट इज विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इसमें से हमें ये बताना है कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। एक मिनट। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ब्लड हैज मैट्रिक्स कंटेनिंग प्रोटीन, सॉल्ट एंड हॉर्मोन्स। बिल्कुल, ब्लड के अंदर भाई प्रोटीन भी होते हैं, सॉल्ट भी होते हैं, हॉर्मोन्स भी होते हैं, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, तो ये तो करेक्ट है। टू बोन्स आर कनेक्टेड विद लिगामेंट्स। दो बोन्स लिगामेंट्स के साथ कनेक्टेड होती है। बिल्कुल, बोन को बोन के साथ लिगामेंट ही तो जोड़ते। टेंडन्स आर नॉन फाइबरस टिश्यू एंड फ्रेगिल। नहीं, टेंडन्स क्या होते हैं बेटा, जो मसल को और बोन को कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं। अब टेंडन्स जो होते हैं वो फाइबरस टिश्यू होते हैं, नॉन फाइबरस नहीं होते हैं, फाइबरस टिश्यू होते हैं। और फ्रेगिल मतलब आसानी से टूटने वाले, ऐसा कुछ नहीं होता है, वो स्ट्रांग होते हैं। ठीक है, आसानी से नहीं टूटते, वो स्ट्रांग होते हैं। ठीक है, तो ये लेस इलास्टिक होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, और फाइबरस टिश्यू होते हैं टेंडन्स। ठीक है, जो मसल को बोन के साथ ज्वाइन करते हैं। तो भाई ये गलत है हमारा। तो यहाँ पर विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कहीं ना कहीं ये वाला ऑप्शन हम इसमें टिक करेंगे, क्योंकि ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। और कार्टिलेज इज अ फॉर्म ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, तो ठीक दिया हुआ है। ऑलराइट, 14th देख लेते हैं। व्हाट डज सस्टेनेबल एग्रीकल्चर मीन। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर मीन्स, एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है कि भाई फूड प्रोडक्शन को बढ़ाना बिना किसी एनवायरमेंट के लॉस के, कि भाई किसी भी तरह से एनवायरमेंट को नुकसान ना पहुंचाया जाए और फूड प्रोडक्शन बढ़ाया जाए। ठीक है, तो जैसा कि हमें इसमें साफ साफ दिख रहा है कि सी ऑप्शन है इसका आंसर, तो हम डायरेक्ट सी ऑप्शन को टिक करेंगे। ऑलराइट, इंक्रीज फूड प्रोडक्शन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग इन एनवायरमेंटल क्वालिटीज इज कॉल्ड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ऑलराइट, समझ आ गया? ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। इंटेस्टाइन ऑब्जर्व द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल, विच टाइप ऑफ एपिथेलियल सेल आर प्रेजेंट। देखो, इंटेस्टाइन के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर विलाई होती है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर विलाई होती है, और ये क्या करती है, इस तरह से बनी होती है विलाई। तो ये क्या करती है, इसमें बहुत सारी कैपिलरीज होती हैं, हमारी ब्लड कैपिलरीज होती हैं, तो ये अब्जॉर्प्शन एरिया जो है वो इंक्रीज कर देती है। अब ये जो विलाई है ये किससे बनती है बेटा, एपिथेलियल सेल से बनती है। और कौन से वाले एपिथेलियल सेल से, जैसे कि हमें पिलर लाइक प्रोजेक्शंस नजर आ रही हैं इसमें। ठीक है, तो ये किससे बनती है, कॉल्यूमिनर एपिथेलियम से बनती है। ऑलराइट, तो इंटेस्टाइन के अंदर जो डाइजेस्ट फूड मटेरियल जो ऑब्जर्व हो रहा है उसमें एपिथेलियल सेल प्रेजेंट होते हैं, और कौन से वाले एपिथेलियल सेल प्रेजेंट होते हैं, कॉल्यूमिनर एपिथेलियम। ये याद रखना आपको। ठीक है, कॉलम लाइक स्ट्रक्चर, पिलर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। वीड्स अफेक्ट द क्रॉप प्लांट बाय। अब देखो, जो वीड्स होते हैं वो क्रॉप प्लांट को अफेक्ट करते हैं। किस तरह से अफेक्ट करते हैं भाई, कहीं ना कहीं देखो न्यूट्रिशन भी उसका गेन करेंगे। मे भी छोटे छोटे अगर प्लांट्स होंगे तो उनको भी वो उगने नहीं देंगे। वीड्स क्या होते हैं, हिंदी में खरपतवार बोलते हैं। ठीक है, अनवांटेड प्लांट्स, इनकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वो सारा का सारा देखो, किलिंग ऑफ प्लांट इन द फील्ड बिफोर दे ग्रो। बिल्कुल, ग्रो होने से पहले उनको मार देंगे भाई, जगह ही नहीं मिलेगी, वो बेचारे ग्रो ही नहीं हो पाएंगे। डोमिनेटिंग द प्लांट्स टू ग्रो, बिल्कुल डोमिनेट भी कर रहे हैं प्लांट को ग्रो होने से, है ना। कंपीटिंग फॉर वेरियस रिसोर्सेज ऑफ क्रॉप्स यूजिंग कॉजिंग लो अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। अगर रिसोर्सेज नहीं है, कम है, पानी कम मिल रहा है ना, न्यूट्रिएंट्स कम मिल रहे हैं, सनलाइट कम है वहां पर, अब क्या होगा, सारे का सारा तो फिर ये वीड्स ही ले जाएंगे। ठीक है, तो प्लांट जो है वो ग्रो नहीं कर पाएगा। तो इसमें ऑल ऑफ द अबव हमारा आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, हम किसको टिक करेंगे, ऑल ऑफ द अबव। ऑलराइट, आगे हम बढ़ जाते हैं। असर्शन रीजन, देखो इसमें हमारे पास असर्शन रीजन के अंदर आपको पता ही होगा कि ए ऑप्शन होता है हमारा जब असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट होते हैं, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो हमारा फर्स्ट होता है। सेकंड में क्या दिया होता है, ए और आर दोनों करेक्ट होते हैं, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। थर्ड में होता है असर्शन इज करेक्ट एंड रीजन इज रॉन्ग, एंड फोर्थ होता है रीजन इज करेक्ट एंड असर्शन इज रॉन्ग। तो चेक कर लेना आप कि कहां पर क्या आपके पास ऑप्शन दे रखा है। डायरेक्ट हम क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, गैसियस स्टेट ऑफ अमोनिया इज नॉट रिगार्डेड एज वेपर। भाई देखो, वेपर कब हमारा बनता है, जब सॉलिड या लिक्विड अपना स्टेट चेंज करते हैं तो बेटा वेपर में कन्वर्ट होते हैं। वो टेम्परेचर की वजह से अपना स्टेट चेंज करते हैं तो वो वेपर में कन्वर्ट होते हैं। लेकिन अमोनिया जो है वो ऑलरेडी रूम टेम्परेचर में गैसियस स्टेट में है, उसने अपना स्टेट तो चेंज नहीं किया ना। ठीक है, तो उसको वेपर थोड़ी बोलेंगे, इसीलिए गैसियस स्टेट ऑफ अमोनिया इज नॉट रिगार्डेड एज वेपर। तो यानी कि असर्शन यहाँ पर करेक्ट है।
एज द वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंसेस इंक्रीजेज इट्स डेंसिटी इंक्रीजेज। नहीं, ऐसा कैसे पॉसिबल है? देखो बेटा ध्यान से, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि भाई डेंसिटी और मास की तो डायरेक्ट रिलेशनशिप है। मास बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ेगी और मास कम होगा तो डेंसिटी कम हो जाएगी ना। भारी चीज पानी में डालेंगे वो डूब जाएगी, उसकी डेंसिटी बढ़ गई। मास बढ़ा तो डेंसिटी बढ़ी, सीधी सी बात। डेंसिटी क्या होती है? किसी भी ऑब्जेक्ट की सिंकिंग और फ्लोटिंग कैपेसिटी, ठीक है, कैपेबिलिटी। अगर कोई ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहा है तो उसकी डेंसिटी कम है, अगर कोई ऑब्जेक्ट सिंक कर रहा है तो उसकी डेंसिटी ज्यादा है। तो मास पे डेंसिटी, मास और डेंसिटी की डायरेक्ट रिलेशनशिप है। अगर मास ज्यादा है तो डेंसिटी ज्यादा है, मास कम है तो डेंसिटी कम है। लेकिन वॉल्यूम के साथ ऐसा नहीं होता। वॉल्यूम के साथ डेंसिटी की इनवर्स रिलेशनशिप हो जाती है बेटा, कि अगर वॉल्यूम बढ़ा दिए तो डेंसिटी कम हो जाएगी और वॉल्यूम कम कर दिया तो डेंसिटी, अगर वॉल्यूम कम कर दिया तो डेंसिटी बढ़ जाएगी। जैसे शिप होती है, शिप का वॉल्यूम इतना ज्यादा होता है तो उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। वॉल्यूम बढ़ा देते हैं तो उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, तो वो फ्लोट करती है पानी के ऊपर, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो गलत हुआ कि अगर वॉल्यूम सब्सटेंस का इंक्रीज किया तो डेंसिटी तो डिक्रीज होनी चाहिए ना, और इन्होंने बोला है डेंसिटी इंक्रीज होती है, तो रीजन इज इनकरेक्ट। तो आप देख लेना चार ऑप्शन में से आपके पास कौन सा ऑप्शन आ रहा है। सिंपल सी बात, आपको किसको टिक करना है? जिसमें दिया होगा असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, ठीक है। अब ये चाहे आपका सी हो चाहे ये डी हो, देख लेना आप। अब ओके, वर्क डन बाय फोर्स इज जीरो इफ डिस्प्लेसमेंट इज परपेंडिकुलर टू द अप्लाइड फोर्स। देखो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अब अगर फोर्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अप्लाई किया जा रहा है और डिस्प्लेसमेंट सीधा सीधा हो रही है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट जो है वो फोर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो रही है, कि भाई फोर्स यहां लगाया जा रहा है। जैसे कुली चलता है ना सर पे सामान रख के, तो वो इस तरह से चल रहा है, उसने फोर्स यहां लगाया हुआ और डिस्प्लेसमेंट उसकी ऐसे हो रही है, इस तरह से, ठीक है। तो 90 डिग्रीज का एंगल बनता है। और cos 90 का मतलब होता है बेटा, cos 90 का मतलब होता है जीरो। ये आपके पास 10th में आएगा, लेकिन आपको तीन वैल्यूज याद रखनी है। cos 90 की जीरो, cos 0 की होती है 1 और cos 180 की होती है -1। ये तीन वैल्यूज आपको याद रखनी है, ठीक है। तो cos 0 या 0 किसी से भी मल्टीप्लाई हो तो 0 ही रहेगा, तो यहां पर वर्क डन हमारा 0 हो जाता है जब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, जब फोर्स जहां पर अप्लाई हो रहा है उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रही है। तो ऑल राइट, ठीक है। वर्क डन इज गिवन बाय फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। बिल्कुल, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल ही तो है ये, है ना। तो ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट है एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। तो इसका ए ऑप्शन होना चाहिए। फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। बिल्कुल सही बात है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में बोला गया था ये, है ना, कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन द सेम ऑब्जेक्ट। अब ये बोल रहे हैं एक्शन और रिएक्शन सेम ऑब्जेक्ट पे एक्ट कर रहा है। अगर मान लो कि कोई स्विमर है, वो स्विमिंग कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है? ऐसे ऐसे पानी में हाथ चला रहा है। जब वो पानी में हाथ चला रहा है तो वो पानी को जब बैकवर्ड पीछे की तरफ धकेल रहा है, तभी तो उसकी बॉडी आगे की तरफ जा रही है। तो जब पानी को पीछे धकेला तभी तो बॉडी आगे गई। तो सेम ऑब्जेक्ट पे तो एक्शन और रिएक्शन नहीं हुआ ना, एक्शन वाटर पे हुआ और रिएक्शन बॉडी ने दिया आगे जाकर, ठीक है। तो एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन द सेम ऑब्जेक्ट, ये गलत है। तो असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज फॉल्स। तो ये देख लेना आपका सी होगा या डी होगा, चेक कर लेना स्कूल में क्या दिया जा रहा है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज गोल्जाई बॉडीज स्टोर, मॉडिफाई एंड पैक प्रोडक्ट इन वेसिकल्स। बिल्कुल सही बात है। गोल्जाई बॉडीज जो होती हैं वो वेसिकल्स के अंदर स्टोर भी करती है, मॉडिफाई भी करती है और पैकिंग भी करती है, ठीक है। गोल्जाई बॉडीज आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। फिर ये भी ठीक है, गोल्जाई बॉडीज जो है वो लाइसोसोम्स की फॉर्मेशन कर रही हैं, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, क्योंकि दोनों अपनी अलग अलग बात बोल रहे हैं। ये बोल रहा है कि ये फॉर्मेशन कर रहा है और यहाँ पर फॉर्मेशन कर रहा है, और ये बोल रहा है पैकिंग हो रही है प्रोडक्ट की, तो इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है ये। तो असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। दोनों करेक्ट है बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो मे बी बी ऑप्शन इसका होगा आपका, ठीक है। आप चेक जरूर कर लेना बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट बिटवीन लेयर एंड ब्रोइलर्स। देखो लेयर्स क्या होती हैं? व्हेन चिकन रेस्ड फॉर एग प्रोडक्शन। अब हम कौन से सेक्शन पे? बी सेक्शन पे आ चुके हैं। दो नंबर के क्वेश्चन होंगे ये, ठीक है। अब देखो 6 क्वेश्चंस होने वाले हैं। ऑलराइट, देखो डिफरेंशिएट बिटवीन लेयर्स एंड ब्रोइलर्स।
लेयर्स क्या होती है? व्हेन चिकन रेस्ड फॉर एग प्रोडक्शन, तो वो होगा लेयर्स। और ब्रोइलर्स व्हेन चिकन रेस्ड फॉर मीट प्रोडक्शन, जब चिकन को एग प्रोडक्शन के लिए रेस किया जाए तो वो क्या होते हैं? लेयर्स होते हैं। और जब चिकन को मीट प्रोडक्शन के लिए पाला जाता है तो उसको हम बोलते हैं ब्रोइलर्स। ठीक है, ऑलराइट। अब इंटरक्रॉपिंग और क्रॉप रोटेशन में क्या डिफरेंस होता है? इंटरक्रॉपिंग बेटा जब दो या दो से ज्यादा क्रॉप्स को एक ही सेम फील्ड में ही उगाया जाता है, ठीक है, एट द सेम टाइम। जैसे वीट और ग्राम एक साथ उगा लिए, ठीक है, तो वो क्या कहलाती है? इंटरक्रॉपिंग। ठीक है। और उसके बाद क्रॉप रोटेशन के अंदर क्या होता है कि जब एक से ज्यादा क्रॉप्स को, या हम ये कह सकते हैं कि डिफरेंट क्रॉप्स को सीक्वेंस में उगाया जाता है सेम लैंड पे। डिफरेंट क्रॉप्स को सीक्वेंस में उगाया जाता है सेम लैंड पे। जैसे एक सीजन में वीट लगा दिए और दूसरे सीजन में राइस लगा दिए। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा क्रॉप रोटेशन। ऑलराइट, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। हमें कंपाउंड और मिक्सचर में डिफरेंस बताना है। तो कंपाउंड क्या होता है? जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स मिलते हैं तो कंपाउंड बनाते हैं, है ना। और मिक्सचर क्या होता है? ये केमिकल रिएक्शंस के थ्रू हो रहा है और इसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है, ये ऐसे ही बन रहा है। ऑलराइट, जैसे मडी वाटर हो गया। ठीक है, तो एग्जांपल हम ले लेते हैं यहाँ पर। कंपाउंड में हम एग्जांपल ले लेते हैं वाटर का, H2O का। और मिक्सचर में हम एग्जांपल ले लेते हैं मडी वाटर विद पेबल्स। पेबल्स मतलब थोड़े कंकड़ भी डाल रखे हैं उसके अंदर, मिक्सचर ही हो गया वो। ठीक है, अब देखो कंपोजिशन की अगर हम बात करेंगे तो जो कंपाउंड्स होते हैं उसके अंदर फिक्स्ड केमिकल कॉम्पोजिशन होता है। फिक्स्ड केमिकल कॉम्पोजिशन मतलब कि भाई अगर वाटर बनेगा तो 2 एटम हाइड्रोजन के होंगे और 1 एटम ऑक्सीजन का होगा। सिंपल सी बात। ठीक है, अगर वाटर बनेगा तो 2 एटम हाइड्रोजन के होंगे और 1 एटम ऑक्सीजन का होगा। और मिक्सचर की अगर बात करेंगे तो वेरिएबल कंपोजिशन हो सकती है, मतलब अलग अलग, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि इतने अमाउंट में उसके अंदर मिट्टी डलनी चाहिए, इतने अमाउंट में उसमें पेबल्स डलने चाहिए, इतना पानी होना चाहिए तभी वो मडी वाटर बनेगा। ऐसा कुछ नहीं होता, कोई फिक्स कंपोजिशन नहीं होता। सेपरेशन की बात करेंगे तो जैसे अगर हमें वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सेपरेट करना हो तो इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस से इलेक्ट्रिसिटी जो है जब वाटर में से पास की जाएगी तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो सेपरेट हो सकते हैं, है ना। तो इसमें केमिकल या इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड्स को यूज किया जाता है कंपाउंड्स के अंदर, बट यहाँ पर फिजिकल मेथड्स को यूज किया जाता है। जैसे अगर मैं मडी वाटर की बात करूं तो अगर हमने उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया तो क्या होगा? वो जो मड है ना, जो मिट्टी है वो तो सेटल डाउन हो जाएगी, पेबल्स भी सेटल डाउन हो जाएंगे और वाटर रह जाएगा। तो अब हम उसको उड़ेल देंगे थोड़ा सा, जिसको डिकंटेशन बोलते हैं, हल्का सा उस पानी को उड़ेल देंगे, उस मेथड को डिकंटेशन बोला जाता है ना। अब उसमें से हम लोग पत्थर भी जो है वो निकाल सकते हैं इजीली, पेबल्स जो है वो उसमें से निकाले जा सकते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस होता है मिक्सचर का, ये हमारा फिजिकल मेथड से हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। ऑलराइट, समझ आ गया। अब प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। तो इसकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं कंपाउंड्स की वो अलग होती हैं। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की हमने बात की तो हाइड्रोजन जो है वो गैसियस स्टेट में है और ऑक्सीजन जो है वो भी गैसियस स्टेट में है। लेकिन जैसे ये दोनों केमिकली कंबाइन हुए तो ये किस में कन्वर्ट हो गए? लिक्विड में कन्वर्ट हो गए। तो यहाँ टोटली इन्होंने फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो चेंज करी। ऑलराइट, अच्छा मिक्सचर की बात करते हैं। तो यहाँ पर इसकी जो इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है वो तो चेंज नहीं हुई मडी वाटर के अंदर। भाई मड भी है, मिट्टी भी है, पेबल्स भी है, वाटर भी है, वो तो चेंज नहीं हुए ना, उन्होंने तो अपनी प्रॉपर्टी रिटेन रखी, सेम प्रॉपर्टीज रही। यहाँ प्रॉपर्टीज चेंज हो गई कंपाउंड में, बट मिक्सचर में प्रॉपर्टीज चेंज नहीं हुई। ऑलराइट, चलो अब मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट देख लेते हैं। तो कंपाउंड्स के अंदर फिक्स्ड मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है, लेकिन मिक्सचर के अंदर रेंज होगी। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट अलग होगा, मड का, मिट्टी का, सैंड का बॉइलिंग पॉइंट अलग होगा, पेबल्स का बॉइलिंग पॉइंट अलग होगा। तो यहाँ पर मिक्सचर्स के अंदर रेंज आ जाती है बॉइलिंग पॉइंट्स की। ठीक है, अब केमिकल रिएक्शंस की बात करते हैं। तो इसमें न्यू केमिकल रिएक्शंस हो सकते हैं, लेकिन इसके अंदर किसी भी तरह का कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होता। ऑलराइट, तो वीडियो को पॉज करके बेटा नोट डाउन जरूर कर लेना साथ के साथ सारे आंसर्स को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। आइडेंटिफाई द सेल ऑर्गेनील प्रेजेंट इन द गिवन इमेज एंड राइट इट्स फंक्शन ऑल्सो। हमें ये बताना भाई सेल ऑर्गेनील कौन सा है। देख के तो आपको पता चल ही गया होगा कौन सा सेल ऑर्गेनील है, जल्दी बताओ। माइटोकॉन्ड्रिया है ना। और माइटोकॉन्ड्रिया जैसा कि अभी हमने पीछे भी डिस्कस किया था बेटा कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। क्यों पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं? क्योंकि ये एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है सेल के लिए ड्यूरिंग सेल्यूलर रेस्पिरेशन।
सेल्यूलर रेस्पिरेशन के टाइम पे ये ग्लूकोज को यूज करके एनर्जी बना रहा है एटीपी की फॉर्म में, ठीक है, जिसको सेल जो है वो अपने सर्वाइवल के लिए यूज करता है। और उसके बाद एटीपी की फुल फॉर्म लिख देना। एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ऑलराइट, ठीक है, तो इसको आप लिख लेंगे कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया क्या कर रहा है, सेल के लिए एनर्जी जनरेट कर रहा है ड्यूरिंग सेल्यूलर रेस्पिरेशन, ठीक है, इसको ग्लूकोज को यूज करके। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट आर द डिजायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर क्रॉप इंप्रूवमेंट। अब देखो, एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या होता है कि भाई हम अपनी मर्जी से ऐसे प्लांट के ट्रेड्स यूज करें कि भाई गुड क्वालिटी के हों, है ना, हाई प्रोडक्शन हमको मिले, ठीक है। तो ऐसे कौन से डिजायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टर्स होने चाहिए ताकि क्रॉप इंप्रूवमेंट हो, ठीक है। तो हाई यील्डिंग होनी चाहिए सबसे पहले। हाई यील्डिंग का मतलब कि भाई पर यूनिट एरिया पे ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो। उसके बाद पेस्ट रेजिस्टेंस होने चाहिए ताकि इंसेक्ट से और डिजीजेस से उनको प्रोटेक्शन मिल सके, है ना। उसके बाद आप ड्रॉट रेजिस्टेंस लिख देना कि भाई कहीं पर अगर लो वाटर कंडीशन है तो वहां पर भी वो सर्वाइव कर जाए। ऑलराइट, उसके बाद गुड क्वालिटी यानी कि बेटर टेस्ट होना चाहिए, साइज होना चाहिए उसका, उसकी स्टोरेज लाइफ पे होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि हमने रखा और जल्दी से खराब हो गए। तो ये 4 पॉइंट्स अगर आप लिख दोगे तो बड़े ही प्यार से आपको मैम 2 नंबर दे देंगी। ऑलराइट, तो चलो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डू गुड एनिमल हस्बेंड्री प्रैक्टिसेस बेनिफिट फार्मर। कि भाई अगर फार्मर्स एनिमल हस्बेंड्री यानी कि जानवरों को जो पालते हैं वो अगर अच्छे से पालेंगे तो बेनिफिट उनको कैसे मिलेगा। तो देखो बेटा, पहले तो अगर उन्होंने जानवरों को अच्छे से रखा, ठीक है, जैसे उन्होंने चिकन रखा, शीप रखा, ठीक है, और गोट्स रखे, काऊ रखी, ठीक है, बुफेलो रखे, तो उससे उनको फायदा क्या होगा, अच्छे से रखा तो एक तो बेटर क्वालिटी और क्वांटिटी मिलेगी उनको, मीट की, मिल्क की, एग्स की, वूल की, मिलेगी नहीं मिलेगी, अच्छे से रखा तो बिल्कुल, है ना। और हेल्दी एनिमल्स जो होंगे अगर, तो उनको उनकी वेटर्निटी कॉस्ट जो है वो बचेगी। वेटर्निटी कॉस्ट मतलब भाई उनको जानवरों के डॉक्टर के पास नहीं ले जाना पड़ेगा। डॉक्टर के पास जो एनिमल्स होते हैं ना उनका जो खर्चा होता है ना डॉक्टर्स के पास जब लेके जाते हैं वो इंसानों से ज्यादा होता है। एक विजिट के कम से कम नहीं तो 1500 2000 लग जाते हैं और डॉक्टर्स भी बुलाते हैं 3-3 दिन तक। तो यानी कि लगा लो एक जानवर अगर बीमार पड़ा तो 5-6 हजार रुपए एक बार में गए। तो अगर वो हेल्दी रहेंगे तो वेटर्निटी कॉस्ट बच जाएगी, है ना। उसके बाद हायर इनकम फ्रॉम गुड ब्रीड्स, अगर अच्छी ब्रीड्स होंगी तो उससे इनकम भी अच्छी जनरेट होगी, है ना। सस्टेनेबल फार्मिंग विद बेटर फूड अवेलेबिलिटी, भाई बेटर फूड अवेलेबिलिटी होगी और सस्टेनेबल फार्मिंग होगी उनके लिए, बहुत बढ़िया से वो फार्मिंग जो है वो कर सकते हैं। तो ये 4 पॉइंट्स आप लोग नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देख लेते हैं। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस आर पॉसिबल इन गिव एन एग्जांपल फॉर ईच। अब हमें ये बताना है कि कौन सी सिचुएशन पॉसिबल है और अगर वो पॉसिबल है तो उसका एग्जांपल हमें देना है। एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन बट विद जीरो वेलोसिटी। देखो एक ऑब्जेक्ट जो है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ जो है वो मूव कर रहा है बट उसकी वेलोसिटी 0 है। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है, जैसे मान लो मैंने एक बॉल को नीचे से ऊपर फेंका तो उसकी जो एक्सेलरेशन है वो तो कांस्टेंट है क्योंकि वो नीचे जो आएगा वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से ही आएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना। लेकिन अब जब नीचे से ऊपर फेंका हमने तो जैसे जैसे वो अपने पीक पॉइंट पे, हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचा तो वहां पर जैसे जैसे ऑब्जेक्ट ऊपर जाता है वैसे वैसे उसकी वेलोसिटी कम होती जाती है और एक पॉइंट पे आके, हाईएस्ट पॉइंट पे आके उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है, ठीक है। तो अगर मैंने बॉल को यहां से यहां फेंका तो यहां पर उसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0 और ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, ठीक है, अर्थ का फिक्स्ड है। तो यहां पर हम ये बोल सकते हैं कि भाई ये ऑब्जेक्ट जो है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है विद 0 वेलोसिटी। तो एग्जांपल आप क्या दोगे, अ बॉल थ्रोन अपवर्ड एट द हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है, जहां पर वेलोसिटी हो जाएगी 0 और एक्सेलरेशन होगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ग्रेविटी स्टिल एक्ट्स डाउनवर्ड क्योंकि ग्रेविटी उस पर डाउनवर्ड ही एक्ट करिए, उसको आना नीचे ही है, ठीक है, और ग्रेविटी हमारी कांस्टेंट है। ऑलराइट, एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्टेन डायरेक्शन बट विद एक्सेलरेशन इन अ परपेंडिकुलर डायरेक्शन। एक ऑब्जेक्ट सर्टेन डायरेक्शन में मूव करे लेकिन उसका जो एक्सेलरेशन है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो जैसे कि आपको ये पता होगा कि भाई अर्थ के आसपास मून जो है वो क्या कर रहा है, चक्कर काट रहा है ना। अर्थ के आसपास मून जो है वो चक्कर काट रहा है, ठीक है, रिवॉल्व हो रहा है।
अब ये जो फोर्स कहलाता है अर्थ के आसपास ये जो घूम रहा है, इस फोर्स को बोलते हैं सेंट्रिपिटल फोर्स, यानी कि सेंटर सीकिंग फोर्स, है ना, सेंट्रिपिटल फोर्स कहलाता है ये। तो इस तरह से ये अर्थ के आसपास रिवॉल्व हो रहा है, ठीक है, इस तरह से अर्थ के आसपास रिवॉल्व हो रहा है। अब क्या होगा अगर ये सेंट्रिपिटल फोर्स खत्म हो जाए बेटा, मान लो अगर यहां से सेंट्रिपिटल फोर्स, ये सेंट्रिपिटल फोर्स खत्म हो गया, तो मून जो है ये सीधा चला जाएगा, बजाय इसके कि ये गोल गोल घूमे, मून यहां से सीधा चला जाएगा। तो अगर आप देखोगे तो इसकी जो एक्सेलरेशन है वो तो है तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ना, सेंट्रिपिटल फोर्स की वजह से ये बीच में घूम रही है, सेंटर सीकिंग फोर्स की वजह से ये ऐसे घूम रहा है आसपास, लेकिन एक्सेलरेशन इसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, जिसको हम टेंजेंशियल स्टेट भी बोलते हैं, ठीक है। ये आगे चल के पढ़ोगे, बट हम कॉन्सेप्ट को कंफ्यूज नहीं बना रहे, सिंपल सी बात, इसकी एक्सेलरेशन तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, बट सेंट्रिपिटल फोर्स होने की वजह से ये इधर इधर घूम रहा है। जैसे कि एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं कि हमने मान लो एक स्टोन को बांध दिया एक रस्सी पे, अब उसको घुमा रहे हैं ऐसे गोल 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 गोल, और अचानक से वो स्टोन उस रस्सी से निकल जाता है। तो ऐसा तो नहीं है कि वो स्टोन क्योंकि गोल घूम रहा था तो गोल ही घूमेगा, क्या होगा, वो जहां से खुलेगा वहीं से सीधा वो चला जाएगा, है ना, सीधा घूमता हुआ वो चला जाएगा। अब वो सीधा घूमता हुआ चला गया, रीजन क्या है, क्योंकि उसका जो एक्सेलरेशन है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, टेंजेंशियल स्टेट में, ठीक है। तो यहां पर आप एग्जांपल चाहे अर्थ का दे दो सन के साथ, या प्लैनेट्स का दे दो कि भाई बीच में सन है, प्लैनेट्स उसके आसपास क्यों घूम रहे हैं, सेंट्रिपिटल फोर्स की वजह से। अब अगर ये सेंट्रिपिटल फोर्स नहीं होगा तो क्या होगा, ये प्लैनेट घूमता घूमता सीधा चला जाएगा, यहां से यहां पर सीधा चला जाएगा, ठीक है। तो यहां पर जो एक्सेलरेट कर रहा है ये परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन चल रही है, ऑलराइट। तो एग्जाम्पल आप कुछ भी दे दो, चाहे सन वाला दे देना, सन का और प्लैनेट्स का दे देना, चाहे स्टोन वाला दे देना, चाहे अर्थ का और मून का दे देना, चाहे ये वाला एग्जाम्पल दे दो कि एक कार जो है वो टर्न कर रही है कॉर्नर से कांस्टेंट स्पीड में, ठीक है, और उसका जो मोशन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो यहां पर हम बोल सकते हो कि इसका जो एक्सेलरेशन है टुवर्ड्स द सेंटर है, ठीक है। तो आप कोई भी जो है एग्जाम्पल इसमें से लिख दो, बहुत सारे एग्जाम्पल आपको बता दिए। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं अब हम। लाइटनिंग इज सीन बिफोर थंडर इज हर्ड। लाइटनिंग यानी कि बिजली जब चमकती है तो वो पहले नजर आती है, लेकिन जो उसकी आवाज होती है वो हमें बाद में सुनाई देती है। ऐसा क्यों? देखो बेटा, जिसकी स्पीड ज्यादा है, जो जल्दी से दौड़ के आएगा वो जल्दी से पहुंचेगा, है ना। तो जो लाइट की स्पीड है वो कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और जो साउंड की स्पीड होती है इन एयर वो होती है 346-45 मीटर पर सेकेंड, 46 किलो 45 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। और अगर याद नहीं रहता तो सिमिलर का साइन ऐसे लगा देना, ऐसे सिमिलर का साइन लगा दोगे तो 340 मीटर पर सेकेंड इन एयर लिख देना। तो क्योंकि लाइट की स्पीड तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, और जो साउंड है उसकी स्पीड 340 या 344 मीटर पर सेकेंड है, तो पहले कौन पहुंचेगा भाई, जिसकी स्पीड ज्यादा है वही तो पहले पहुंचेगा। तो लाइट पहले पहुंचती है और जो साउंड है वो हमें बाद में सुनाई देती है, ठीक है। सो वी सी द फ्लैश बिफोर वी हियर द साउंड, ऑलराइट। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं अब हम लोग। सीलिंग बिहाइंड द स्टेज इन कॉन्फ्रेंस हॉल आर कर्व्ड। क्यों? रीजन देना है। स्टेज के पीछे जो कॉन्फ्रेंस हॉल है उसकी जो सीलिंग है वो कर्व्ड होती है, उसके पीछे रीजन क्या है बेटा? इसके पीछे रीजन ये है कि ये जो कर्व सीलिंग है, जैसे मान लो यहां पर ऑडियंस बैठी है, ठीक है, यहां पर क्या है, यहाँ पर सोर्स ऑफ साउंड है। अब साउंड जो है यहाँ से टकराएगी, यहाँ से टकरा के यहाँ पहुंचेगी, है ना, यहाँ से टकराएगी, यहाँ से यहाँ पहुंचेगी, यहाँ से टकराएगी, यहाँ पहुंचेगी, यहाँ से टकराएगी, यहाँ पहुंचेगी, है ना, यहाँ से टकराएगी, यहाँ पहुंचेगी। तो इवनली साउंड जो है, साउंड वेव जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। जब इवनली साउंड वेव्स डिस्ट्रीब्यूट हो रही है तो एको जो है वो रिड्यूस हो जाती है, साउंड क्वालिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है, और इससे स्पीच जो है वो क्लियर होती है। अगर ये कर्व्ड ना होके इस तरह से होती और यहां पर मान लो यहां पर जो है वो साउंड प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, सोर्स ऑफ साउंड है। अब तो यहां से यहां आती, फिर यहां जाती, यहां से यहां जाती, फिर यहां जाती, ठीक है, फिर यहां से यहां जाती, फिर यहां जाती, फिर यहां से यहां जाती, फिर यहां जाती, फिर यहां से यहां, फिर यहां। तो ये कहीं ना कहीं आप देख पा रहे हो कि यहां पर जो है अनइवनली ये डिस्ट्रीब्यूट होती साउंड, जिससे कि ये क्लियर नहीं होती, एको होती, ठीक है, ठीक से सुनाई नहीं देती। तो इसीलिए जो कॉन्फ्रेंस हॉल होते हैं या ऑडिटोरियम होते हैं उनकी सीलिंग जो है वो कर्व्ड होती है, दैट इंप्रूव साउंड क्वालिटी, रिड्यूसिंग एको एंड मेकिंग स्पीच क्लियर, ऑलराइट, ताकि साउंड जो है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो सके। सिंपल आपको ये आंसर लिखना है।
गिव रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग साउंड वेव्स हैव हाई एम्पलीट्यूड एंड हाई फ्रीक्वेंसी। देखो एम्पलीट्यूड क्या होता है, जब क्रीस्ट और ट्रूफ के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है दैट इज एम्पलीट्यूड। ये क्रीस्ट है ना, जो हाईएस्ट पॉइंट है ये क्रीस्ट है और ये जो लोएस्ट पॉइंट है ये ट्रूफ है। तो क्रीस्ट और ट्रफ के बीच का, यानी कि क्रीस्ट पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कह लो या ट्रफ का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये क्या होता है, एम्पलीट्यूड। और एम्पलीट्यूड कब होता है हमारा, लाउडर साउंड पे हाई एम्पलीट्यूड होता है। और फ्रीक्वेंसी हाई कब होती है बेटा, फ्रीक्वेंसी क्या होती है भाई, कितना फ्रीक्वेंटली कोई इवेंट हो रहा है। अब एक सेकेंड में अगर ज्यादा फ्रीक्वेंसी है तो उसका जो फ्रीक्वेंसी होगी वो हाई होगी, और अगर एक सेकेंड में जो इवेंट हुआ है वो कम हुआ है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी का आप क्या दोगे एग्जांपल, हायर पिच। जब पिच ज्यादा होती है तो हाई फ्रीक्वेंसी होती है और अगर पिच कम होगी तो लो फ्रीक्वेंसी होगी। ऑलराइट, एग्जांपल दे देना, जैसे विसल होती है, मॉस्किटो की साउंड होती है ना, बैट की साउंड, शेल साउंड होती है उसकी, गर्ल्स की साउंड जो होती है, बच्चे की जो आवाज होती है। ठीक है, ये सब किसके, हाई फ्रीक्वेंसी के एग्जाम्पल्स हैं। ऑलराइट, चलो भाई अब हम सेक्शन सी पे आ चुके हैं। 3 मार्कर्स क्वेश्चन है हमारे पास इसमें। ठीक है, व्हाट इज मेंट बाय रिवर्बरेशन ऑफ साउंड। रिवर्बरेशन क्या होता है बेटा, कि साउंड की, देखो एक एनक्लोज्ड स्पेस है, एक बंद स्पेस है। ठीक है, जब उसमें बोला जाएगा, जिसमें कि देखो एनक्लोज स्पेस है मतलब एक कमरा है, उसमें सीलिंग है, उसमें दीवारें हैं, उसमें फ्लोर है। अब जब हम उसमें बोलेंगे तो उसमें हमारी बोली हुई आवाज हमको बार बार सुनाई देगी, लगातार सुनाई देगी। कब तक, जब तक वो फेड नहीं हो जाती। वही क्या है, रिवर्बरेशन है। ठीक है, तो रिवर्बरेशन इज द परसिस्टेंस ऑफ साउंड। परसिस्टेंस मतलब कि लगातार, वो कोई ऐसा काम जो हो रहा है, लगातार हो रहा है। ठीक है, तो रिवर्बरेशन इज द परसिस्टेंस ऑफ साउंड इन अ एनक्लोज्ड स्पेस। और ये सब हो क्यों रहा है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन की वजह से। एक खाली कमरा है, उसके अंदर जब बोल रहे हैं तो वहां पर मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो रहे हैं, जिसकी वजह से रिवर्बरेशन हो रहा है। ठीक है, तो रिवर्बरेशन को रोकने के लिए क्या करते हैं भाई, वहां पर मोटे मोटे पर्दे लगा देते हैं, कुशंस लगा देते हैं, एकॉस्टिक फॉर्म्स लगा देते हैं, है ना, गद्दे लगा देते हैं। तो इस तरह का जो है सब्सटेंसेस रखते हैं जो साउंड ऑब्जर्वर की तरह वर्क करते हैं, ताकि साउंड रिफ्लेक्ट होके एक बार जब उस सामान पे पड़े तो वो ऑब्जर्व कर ले उस साउंड को, तो वापस से वो रिफ्लेक्ट बैक ना हो, क्योंकि जितनी बार टकराएगी उतनी बार वो सुनाई देगी। ठीक है, तो वॉल्स और सीलिंग्स और फ्लोर, वहां पर रिवर्बरेशन हो रहा है क्योंकि वो खाली है, उस टाइम पे साउंड ऑब्जर्वर्स नहीं है, तो साउंड जो है वो बार बार सुनाई दे रही है ड्यू टू मल्टीपल रिफ्लेक्शन। इसी को हम बोलते हैं रिवर्बरेशन ऑफ साउंड। ठीक है, तो इससे क्या होता है, जो ओरिजिनल साउंड होती है ना वो क्लियर नहीं होती है। ठीक है, और वो हमें कब तक सुनाई देती है, जब तक वो फेड ना हो जाए। तो आप लिखोगे क्या बेटा, रिवर्बरेशन इज द परसिस्टेंस ऑफ साउंड इन एन एनक्लोज्ड स्पेस ड्यू टू मल्टीपल रिफ्लेक्शन फ्रॉम surfaces such as wall, ceiling and floor. ठीक है, it makes the original sound last longer before gradually fading. तो ये तब तक साउंड को सुनाई हमें देती रहती है जब तक वो फेड ना हो जाए। ठीक है, आगे देख लेते हैं अब हम। A girl clapped her hand near a cliff. एक लड़की है, मान लो ये लड़की है, ठीक है, और यहां पर क्लिफ है, मतलब एक चट्टान है। अब इस लड़की ने ऐसे ताली बजाई, ठीक है, और एको उसको सुनाई दी कब, 10 सेकेंड के बाद। तो टाइम कितना हो गया, 10 सेकेंड्स का टाइम हो गया। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ क्लिफ फ्रॉम द गर्ल। हमें गर्ल और क्लिफ के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। डिस्टेंस फाइंड आउट करना है इफ द स्पीड ऑफ द साउंड इज टेकन एज, स्पीड हमें दे रखी है साउंड की 346 मीटर पर सेकेंड। तो हमारे पास स्पीड है, डिस्टेंस है, टाइम है। ठीक है, स्पीड है, टाइम है, डिस्टेंस हमको फाइंड आउट करना है गर्ल और क्लिफ के बीच का। तो बेटा जब एको हुई तो देखो साउंड का भी क्या रूल होता है, क्या लॉ होता है, जो लाइट का लॉ होता है ना, सेम लॉ साउंड का होता है। क्या लॉ होता है कि साउंड, देखो लाइट के अंदर क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू, जैसे ये नॉर्मल है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। भाई ये एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। ठीक है, यानी कि जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट से टकराती है तो वो रिफ्लेक्ट बैक होती है, यानी कि बाउंस बैक होती है। उसी तरह से साउंड भी, जैसे अगर वो लड़की बोली है तो उसकी साउंड जो है जब उस क्लिफ से टकराई, जब उसने ताली बजाई तो उसकी साउंड जो है इस क्लिफ से टकराई और फिर वापस आई और उसको सुनाई दी 10 सेकंड के बाद। ठीक है, तो यानी कि इस साउंड ने 2 डिस्टेंस कवर किए, अगर आप देख पा रहे हो तो हम सिंपल इसमें स्पीड का फॉर्मूला डाल के, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि डिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा फिर स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 346 इंटू 10, तो
तो डिस्टेंस 3460 उसने कवर किया मीटर्स। अब क्या हुआ, क्योंकि दो डिस्टेंस कवर किए ना भाई, यहां से यहां आवाज टकराई फिर वापस आई, तो इस साउंड ने दो डिस्टेंस कवर किए। ठीक है, तो हमें तो एक डिस्टेंस निकालना है, तो हम क्या करेंगे, एक्चुअल डिस्टेंस के लिए एक्चुअल डिस्टेंस लिख के, एक्चुअल डिस्टेंस आप लिखोगे और डिवाइडेड बाय 2 कर दोगे, तो 3460 अपॉन 2, तो कितना मिला, 2 1 2, 2 7 14, 2 3 6 और आ जाएगा 0 मीटर। तो कितना एक्चुअल डिस्टेंस कितना है गर्ल का और क्लिफ का, 1730 मीटर, 1730 मीटर्स। ठीक है, क्यों, क्योंकि दो डिस्टेंस कवर किए ना साउंड ने, यहां से यहां फिर वहां से वहां, तो सिर्फ गर्ल और क्लिफ के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हमें एक्चुअल डिस्टेंस मिल जाएगा। क्या बात समझ आई? ठीक है, चलो बड़े ही सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस हैं, आगे बढ़ जाते हैं। Two masses in the ratio 1:4 have their speed in the ratio 4:5. Find the ratio of their kinetic energy. दो masses दे रखे हैं, ठीक है, एक है 1 और एक है 4, 1:4 का रेशियो दे रखा है, तो एक मास हम 1 ले लेते हैं और दूसरा मास हम 4m ले लेते हैं। एक मास हम m ले लेते हैं, दूसरा मास 4m ले लेते हैं। अब यहां पर हमें स्पीड दे रखी है, तो एक वेलोसिटी हमने 4 भी ले ली और दूसरी वेलोसिटी 5 भी ले ली। देन फाइंड द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी, हमें इन दोनों की काइनेटिक एनर्जी का रेशियो फाइंड आउट करना है। तो पहले इसका हम काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करेंगे, फिर इसकी काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करेंगे, फिर उन दोनों का रेशियो ले लेंगे। तो पहले हम काइनेटिक एनर्जी, फर्स्ट की काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट कर लेते हैं। हाफ, फॉर्मूला क्या होता है काइनेटिक एनर्जी का, हाफ mv², है ना। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है बेटा हाफ mv²। किसका फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी का। तो हमने हाफ लिख दिया, मास कितना है इसका m, v कितना है 4, और क्योंकि स्क्वायर है तो हमने 4v लिख दिया, 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया, 2 2 जा 4, ठीक है, 4 2 जा 8 m और दोनों v है तो v²। अब काइनेटिक एनर्जी सेकेंड वाले की निकालेंगे, तो इसका मास कितना है भाई, इसका मास है 4m और वेलोसिटी कितनी है 5v इंटू 5v, क्योंकि v² है तो हम 2 बार v लिखेंगे, है ना। 2 2 जा 4, तो ये हो जाएगा 50 mv²। अब इन दोनों का रेशियो निकालने के लिए बोला है, तो ke यहां पर 2 लिख लेना, ठीक है, सेकेंड काइनेटिक एनर्जी। तो फर्स्ट की काइनेटिक एनर्जी अपॉन सेकेंड की काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, 8 mv² अपॉन 50 mv²। mv² से mv² कट गया, है ना, 2 4 जा 8 और यहाँ गया 25, तो 4:25 का रेशियो मिल गया दोनों की काइनेटिक एनर्जी का। ऑलराइट, ठीक है, तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था। अब हम आगे बढ़ जाते हैं। What do you mean by potential energy? Derive an expression for the potential energy of a body of mass m at a height h above the surface of the earth. अब हमें पोटेंशियल एनर्जी बताना है कि भाई पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है बेटा, कि एक ऑब्जेक्ट के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है ड्यू टू इट्स पोजीशन की वजह से किसी ऑब्जेक्ट के अंदर जो एनर्जी स्टोर हो जाती है वही उसकी पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, तो एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन इज पोटेंशियल एनर्जी। अब हमको इसको डिराइव करना है, पोटेंशियल एनर्जी को डिराइव करना है। अब मान लो मैंने किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर उठाया, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू m इंटू ए। अब मैं नीचे से ऊपर उठा रही हूं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो रही है, तो मैं ए की जगह जी लिख दूंगी। ये फोर्स का फॉर्मूला हो गया, है ना। अच्छा, अब वर्क डन का फॉर्मूला जैसा कि अभी आपने पीछे पढ़ा था, क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब देखो यहां पर एक ऑब्जेक्ट है नीचे, इसकी इनिशियल वेलोसिटी है u। अब इस ऑब्जेक्ट को यहां से यहां लेके गए तो यहां पर इसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई v और डिस्टेंस कितना है, ये हाइट है h। ठीक है, तो फोर्स का फॉर्मूला, तो वर्क का फॉर्मूला हो गया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब ये जो डिस्प्लेसमेंट हुई है ये यहां हुई है, तो हम s की जगह h लिख दें क्योंकि एक हाइट पे डिस्प्लेसमेंट हुई है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस फोर्स की जगह इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो W इज इक्वल टू फोर्स की जगह इसकी वैल्यू को, ये वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो, तो F की जगह हम लिख देंगे m इंटू जी और ये जो h है इसको हम एज इट इज लिख देंगे। अब ये जो वर्क डन हुआ है यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक लेके गए हैं, तो ये जो वर्क डन हुआ है तो यहाँ पर एक पोटेंशियल एनर्जी इसमें स्टोर हुई है ना, है ना, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई है ना। तो हम वर्क डन की जगह क्या लिख देंगे, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। और बड़ी ही सिंपल सी डेरिवेशन हम लोगों ने सॉल्व कर ली। ठीक है, बात समझ आई, बात समझ आई। ऑलराइट, इसको फटाफट से नोट डाउन कर लेंगे। ये भी बना लेना बेटा, जब आप जाओगे ना एग्जाम में तो इसको भी बना के दिखा देना, ये इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी h, क्योंकि इन्होंने बोला है ये कि मास m है इसका, ठीक है,
और क्या हुआ, जब इसको एक सर्टेन हाइट पे लेके गए तो वहां पर उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई, तो इसको डिराइव करना था। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट डाउन जरूर करते रहना, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज मेंट बाय इवोपरेशन, स्टेट द फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ इवोपरेशन। इवोपरेशन क्या होता है, जब कोई भी लिक्विड टेम्परेचर, या हम ये बोल सकते हैं इवोपरेशन ये हो सकता है कि भाई अपने बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर में जब लिक्विड अपना स्टेट चेंज करता है, अपने बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे जब एक लिक्विड अपना स्टेट चेंज करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इवोपरेशन बोलते हैं। बोलते हैं नहीं बोलते हैं, है ना। तो जैसे मान लो तालाबों में इवोपरेशन हो रहा है ना, पॉन्ड्स के अंदर, लेक्स के अंदर, है ना, एटमॉस्फेयर में एयर पार्टिकल्स प्रेजेंट, एटमॉस्फेयर में एयर पार्टिकल्स प्रेजेंट है, उस एयर पार्टिकल में जो है वाटर के पार्टिकल्स प्रेजेंट है, सॉरी, है ना। अब क्या हो रहा है, हाई इवोपरेशन हो रहा है, उसमें भी लीस्ट में से इवोपरेशन हो रहा है, ऐसा तो नहीं पानी उबल रहा है ना। बॉइलिंग पॉइंट जो है उसका, उससे लेस टेम्परेचर पे जब वाटर जो है या लिक्विड जो है अपना स्टेट चेंज करता है, तब उसको हम क्या बोलते हैं, इवोपरेशन, ठीक है। तो इवोपरेशन इज द प्रोसेस वेयर लिक्विड टर्न्स इनटू वेपर, लिक्विड जो है वो वेपर में कन्वर्ट होगा एट टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, उसको हम बोलते हैं इवोपरेशन। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इवोपरेशन अफेक्ट करते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स पे इवोपरेशन जो है वो डिपेंड करता है। पहला है टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो इवोपरेशन भी बढ़ जाएगा, और अगर टेम्परेचर कम होगा तो इवोपरेशन भी कम होगा। सिंपल सी बात, ये पता ही है आपको, है ना। सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो इवोपरेशन बढ़ जाएगा, सरफेस एरिया कम होगा तो इवोपरेशन कम होगा। जैसे पानी गिर गया, अब उसको अगर कपड़े से आपने साफ कर दिया, पहुंच दिया, या उसका सरफेस एरिया बढ़ा दिया, या ऐसे ऐसे करके हाथ से भी फैला दोगे ना, तो भी वो जल्दी सूख जाएगा एज कंपेयर टू कि एक जगह स्टोर पानी रखा हुआ, ठीक है। फिर ह्यूमिडिटी क्या होती है, जब वाटर ड्रॉपलेट्स एयर में प्रेजेंट होती हैं तो ह्यूमिडिटी ज्यादा है। अब जब ह्यूमिडिटी ज्यादा है, जैसे बरसातों में ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है तो कपड़े नहीं सूखते, क्योंकि ऑलरेडी उसमें वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट है ना, तो इवोपरेशन नहीं हो रहा। तो ह्यूमिडिटी की वजह से भी कहीं ना कहीं इवोपरेशन जो है वो अफेक्ट करता है। विंड स्पीड, अगर विंड स्पीड बढ़ा देंगे, तेजी से हवा चलेगी तो इवोपरेशन बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पर वो जो भी वाटर की वेपर्स हैं उसको वो रिमूव कर देती है, उसको हटा देती है, ठीक है। यहाँ पर वाटर की वेपर्स प्रेजेंट है, अगर हमने हवा चला दी तो वो हट जाएंगे, जिससे कि इवोपरेशन जो है वो रेट जो है उसका इंक्रीज हो जाएगा। ऑलराइट, समझ आ गया, ठीक है। बी पार्ट देख लेते हैं। Why is ice at 273 Kelvin more effective in cooling than water at the same temperature? आइस 273 केल्विन पे अगर वाटर और आइस है तो आइस क्यों ज्यादा इफेक्टिव होगी? देखो बेटा, आइस जो है वो क्या करेगी, वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को ऑब्जर्व करेगी। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब क्या होता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट अपना स्टेट चेंज करने के लिए, ध्यान से सुनना इस बात को, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट अपना स्टेट चेंज करने के लिए अपना टेम्परेचर नहीं बढ़ाएगा, वो क्या करेगा, वो सराउंडिंग की हीट को ऑब्जर्व करेगा। तो आइस भी क्या करती है, अब आइस को लिक्विड में कन्वर्ट होना है, ठीक है, तो वो क्या करेगी, वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की वजह से अपने सराउंडिंग का टेम्परेचर जो है, वहां की जो हीट है उसको ऑब्जर्व करेगी, अपना टेम्परेचर नहीं बढ़ाएगी, क्योंकि बर्फ पिघलती रहती है, लेकिन रहती तो ठंडी है ना, तो वो अपना टेम्परेचर नहीं बढ़ाएगी, वो सराउंडिंग का जो भी टेम्परेचर है, सराउंडिंग की जो भी हीट है वो उसको ऑब्जर्व करेगी। लेकिन वाटर ऑलरेडी लिक्विड स्टेट में है, अब वाटर ऑलरेडी लिक्विड स्टेट में है, वो अपना स्टेट तो चेंज नहीं कर रहा ना, है ना, उसको तो स्टेट चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो उसका कूलिंग इफेक्ट जो है वो कम होता है एज कंपेयर टू आइस, क्योंकि आइस ने अपने सराउंडिंग की हीट को ऑब्जर्व कर लिया, अपना ज्यादा सराउंडिंग की हीट को ज्यादा ऑब्जर्व करेगी अपना स्टेट चेंज करने के लिए। इसीलिए 273 केल्विन की जो आइस होती है वो ज्यादा कूलिंग इफेक्ट देती है एज कंपेयर टू 273 केल्विन वाटर से। ऑलराइट, तो इसमें क्या लिखोगे, आइस ऑब्जर्व लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन फ्रॉम सराउंडिंग मेकिंग इट मोर इफेक्टिव इन कूलिंग देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। ऑलराइट, एक सिंपल सी भाषा में आपको ये समझा दिया गया है, इसको लिख लेना बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन सस्पेंशन एंड कोलाइड्स ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल साइज, फिल्ट्रेशन ऑफ पार्टिकल, टिंडल इफेक्ट। तो बेटा अगर हम, एक सेकंड पानी पी ले जरा, अगर हम ट्रू सॉल्यूशन की बात करते हैं तो ट्रू सॉल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर होता है, वहां पर उसका जो पार्टिकल साइज होता है वो 1 नैनोमीटर होता है।
सस्पेंशन का जो पार्टिकल साइज होता है वो 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर होता है। ध्यान से, सस्पेंशन का जो पार्टिकल का साइज होता है वो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर होता है, और कोलाइड का जो पार्टिकल साइज होता है वो मोर देन 1000 नैनोमीटर होता है। तीनों में कंपैरिजन यहाँ लिखा हुआ है, ग्रेटर देन 1000 मीटर। अब अगर हम फिल्ट्रेशन की बात करेंगे तो जो बेटा ट्रू सॉल्यूशन होता है वो तो इजीली फिल्टर हो जाता है, क्योंकि होमोजेनियस मिक्सचर है, इवनली उसके जो पार्टिकल्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो रखे हैं, है ना, तो वो इजीली फिल्टर पेपर से फिल्टर हो जाता है ट्रू सॉल्यूशन। सस्पेंशन भी कब फिल्टर हो सकता है, जब वो सेटल डाउन हो जाए। ठीक है, सेटल डाउन होने के बाद उसके जो पार्टिकल्स हैं उसको फिल्टर किया जा सकता है। लेकिन जो कोलाइड होता है ना ही इसके पार्टिकल सेटल डाउन होते हैं और ना ही उसको फिल्टर किया जा सकता है ना। मिल्क का एग्जाम्पल हमने लिया था, पीछे लिया था ना, तो मिल्क को ऐसा तो नहीं हम फिल्टर कर सकते हैं, उसके पार्टिकल्स कोलाइडल पार्टिकल्स हैं, ऐसा तो नहीं छन्नी से उसको छान के हम अलग कर लेंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता, है ना। ऑलराइट, अब टिंडल इफेक्ट की बात करते हैं तो ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन में टिंडल इफेक्ट नहीं होता, लेकिन कोलाइड के अंदर टिंडल इफेक्ट होता है। ये अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको समझा दिया गया था, है ना, बहुत अच्छे से। ऑलराइट, तो आई होप ये सब आपको अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हाउ आर क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37 रिलेटेड टू ईच अदर। अब ये क्लोरीन क्या है बेटा, क्लोरीन एक आइसोटोप है। आइसोटोप क्या होता है, जिसका एटॉमिक नंबर सेम होता है बट एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, दोनों में हम ये लिख देंगे क्लोरीन इज एन आइसोटोप, ठीक है, और उसका एटॉमिक मास लिख देना कि इसका एटॉमिक मास जो है वो 17 है, सॉरी एटॉमिक नंबर जो है क्लोरीन का वो 17 है, बट एटॉमिक मास, इस क्लोरीन का एटॉमिक मास 35 है और इस क्लोरीन का एटॉमिक मास 37 है। इस तरह से ये रिलेट कर रहे हैं, ये आप सिंपल लैंग्वेज में लिख दोगे, ठीक है। इफ बोथ ऑफ दीज फॉर्म्स ऑफ Cl अकर इन नेचर, अगर मान लो ये दोनों नेचर में कि भाई ये जो है ये 75% है और ये 25% प्रेजेंट है, तो हमें इसका एवरेज एटॉमिक मास निकालना है क्लोरीन एटम का। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन होता है, ये बच्चों को कंफ्यूजन होती है, लेकिन ध्यान से सुन लेना। अगर बेटा एवरेज एटॉमिक मास निकालना ना, ठीक है, अगर आपको एवरेज एटॉमिक मास निकालना है तो आप क्या करोगे, इसका फॉर्मूला होता है मास 1, हम m1 लिख रहे हैं, मास 1 इनटू परसेंट अबंडेंस, का मतलब कि भाई 75% वो जो है 75% जो है वो परसेंट अबंडेंस का मतलब कितना प्रेजेंट है, m1 75% प्रेजेंट है नेचर के अंदर, ठीक है, एनवायरमेंट में। और दूसरा जो है मास m2 जो है वो 25% जो है वो प्रेजेंट है नेचर में। अब हम क्या करेंगे, m1 कितना है हमारे पास बेटा, मास हमको दे रखा है पहले वाले का, m1 है 35 इंटू 75% है तो परसेंटेज का साइन हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा। वैसे ही यहाँ पर m2 हमें दे रखा है 37 और 25 और परसेंटेज का साइन हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया तो 3 जार और 4 जार, ये 1 जार और 4 जार। अब हम क्या करेंगे, 35 3 जार 105 अपॉन 4 प्लस ये हो जाएगा 37 अपॉन 4, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है ना। इसको जब ऐड किया तो कितना मिलेगा 142 अपॉन 4। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो, 35.5 U, ठीक है। तो एवरेज एटॉमिक मास हमको कितना मिल गया, 35.5 U, सिंपल, ठीक है। U क्या होता है, यूनिफाइड मास, है ना, इसकी यूनिट होती है, तो पता ही होगा आपको, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे बड़ी ही आसानी से। आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए बेटा, नोट डाउन कर लेना, वीडियो को पॉज करके जरूर। डिस्टिंग्विश बिटवीन आइसोटोप एंड आइसोबार, ये तो लिख ही लोगे। देखो आइसोटोप क्या होता है, जिसका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। जैसे C12 आइसोटोप आप याद रखना, एग्जाम्पल इसका दे देना C12 C13 C14। तो 2 पॉइंट्स इसके बन जाएंगे। पहला पॉइंट क्या बोला आपने, जिसका एटॉमिक नंबर सेम होता है बट एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। तो कार्बन का एग्जाम्पल ले लेना C12 C13 C14। और आइसोबार क्या होता है, जिसका एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है बट एटॉमिक मास सेम होता है, ठीक है। जिसका एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है बट एटॉमिक मास सेम होता है, वो क्या होता है, आइसोबार। और इसका एग्जाम्पल क्या लोगे आप, कैल्शियम, आर्गन और पोटेशियम, ठीक है, Ca K और कैल्शियम और Ar, ठीक है। कैल्शियम हो गया Ca, आर्गन हो गया Ar और पोटेशियम होगा K। और इन तीनों का जो एटॉमिक मास आप लिखोगे 40 40 40 लिख लेना इस तरह से, ठीक है। आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम 40 40 40, ऑलराइट, ठीक है। तो ऐसे 2 पॉइंट्स आपके इसमें बन जाएंगे बड़ी आराम से।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ड्रॉ द लेबल्ड स्कीमेटिक एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरीन एटम, राइट इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आल्सो। तो हमें क्लोरीन एटम का लेबल्ड स्कीमेटिक एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाना है। तो देखो क्लोरीन का जो आपका एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है 17, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 287, है ना। फर्स्ट शेल में 2 चले गए, सेकेंड शेल में 8 और उसके बाद 7 चले गए। अब ये क्या करेगा, ये गेन करेगा, एक गेन करेगा, तो ये जो क्लोरीन है वो क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाएगा, क्लोराइड आयन बन जाएगा। तो जब आप क्लोरीन का बनाओगे तो पहली शेल में पहले न्यूक्लियस बना देना, फिर फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड शेल में 8 और तीसरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन बना देना, ठीक है। और जब क्लोराइड आयन में जब इसको कन्वर्ट करोगे तो क्लोराइड आयन आप लिखोगे, क्या लिखोगे बेटा, क्लोराइड आयन। और बस लास्ट शेल के अंदर आपको 8 इलेक्ट्रॉन बना देने, 2 2 2 2 ऐसे, क्योंकि इसने क्या किया है, 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया है ना, है ना। तो क्लोराइड आयन क्या होता है, हमारा अनायन होता है, ये क्या करता है, गेन करता है, ठीक है। तो यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन बना देना, पहली शेल में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 8, ऑलराइट। और इस तरह से लिख देना आपकी के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और एम शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, किसके, क्लोरीन एटम के, ऑलराइट। फिर क्लोराइड आयन में जब ये कन्वर्ट हो गया तो उसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इन एम शेल। इस तरह से आप आंसर को लिख दोगे, मैम बड़ी खुश हो जाएंगी, बट बोलेंगे अरे भाई बच्चे को तो बड़े अच्छे से आता है, और आपको फुल मार्क्स दे देंगे, देख लेना, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। ड्रॉ अ वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ कार्डियक मसल फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी। तो हमें वेल लेबल्ड डायग्राम बनाना है कार्डियक मसल का, जो ह्यूमन बॉडी में पाई जाती है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको ड्रॉ करोगे। कैसे ड्रॉ करोगे ये समझ लो। पहले तो आप ये फाइबर मसल बनाओगे, ठीक है। इसके यहां पर ये फाइबर मसल की बाउंड्री बना दोगे। कैसे ये बना दोगे आप, पहले तो ये इस तरह से, या इधर देख लो, इस तरह से फाइबर मसल की बाउंड्री बना देना, ठीक है। उसके बाद सिलेंड्रिकल ब्रांच स्ट्रक्चर बना देना, इस तरह से ब्रांचेस बना देना इसकी, ठीक है। इस तरह से इसकी ब्रांचेस बना देना, ऐसे ब्रांचेस ये दिखा देना। ब्रांचेस दिखाने के बाद यहां पर बीच में इंटरकैलेटेड डिस्क बना देना। ये क्या है, इंटरकैलेटेड डिस्क, ठीक है। इंटरकैलेटेड डिस्क बना देना। इंटरकैलेटेड डिस्क बनाने के बाद बीच में बेटा स्ट्राइटेशंस बना देना, क्योंकि स्ट्राइटेड मसल होती है तो स्ट्राइटेशन बना देना, ठीक है। और क्योंकि ये जो कार्डियक मसल होती है ये यूनिन्यूक्लिएटेड होती है। यूनिन्यूक्लिएटेड का मतलब भाई एक ही सेल होगा, एक ही न्यूक्लियस होगा इसके पास, स्ट्राइटेशन बना देना हल्की हल्की। फिर उसके बाद यूनिन्यूक्लिएटेड मतलब एक ही न्यूक्लियस होगा। कार्डियक मसल में वैसे जो स्ट्राइटेड मसल होती है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, लेकिन जो कार्डियक मसल होती है, ठीक है, इसमें लाइट स्ट्राइटेशंस होती हैं और यूनिन्यूक्लिएटेड होती है, तो एक एक न्यूक्लियस भी इसमें बना देना ऐसे, ठीक है। बस इस तरह से बना दोगे, सिलेंड्रिकल शेप दे दोगे, मैम पूरे नंबर देंगी आपको। इसका नाम क्या दोगे, ये इंटरकैलेटेड डिस्क है, ठीक है। ये क्या है, ये ब्रांचिंग सेल है, इधर लिख देना ब्रांचिंग सेल। और ये क्या है, ये न्यूक्लियस है, ये ब्रांचिंग सेल है, ये इंटरकैलेटेड डिस्क है, यहां पर लिखा हुआ है सब, ठीक है। तो इसके बारे में आप लिखोगे तो ये इनवॉलेंट्री मसल होती है। इनवॉलेंट्री मतलब हम अपनी विलिंगनेस से इसको नहीं कर सकते हैं कंट्रोल, ये अपने आप से चलती रहती है। वॉलेंट्री मसल जो हम अपनी विलिंगनेस से उसको कंट्रोल कर सकते हैं, कब हमें बैठना है, कब हमें उठना है, कब हमें चलना है, ये वॉलेंट्री हो गई, क्योंकि हम अपने डिजायर से उसको कर सकते हैं कंट्रोल। लेकिन इनवॉलेंट्री मसल जो खुद से काम करती रहती है, ठीक है, बिना किसी हमारी कमांड की, ठीक है। तो ये हार्ट जो है उसकी पंपिंग अपने आप चलती रहती है ना हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। तो ये इनवॉलेंट्री मसल होती है। स्ट्राइटेशन हमने बनाई तो स्ट्राइटेड लिख देना। कार्डियक मसल है, कहाँ पाई जाती है, हार्ट के अंदर पाई जाती है। जैसा कि अभी आपने देखा ब्रांच्ड स्ट्रक्चर है तो आप ब्रांच स्ट्रक्चर लिख दोगे, और उसके बाद इंटरकैलेटेड डिस्क इसके अंदर प्रेजेंट होती है। थोड़ा सा और इसको अगर एक्सप्लेन में लिखना चाहो तो लिख देना, ठीक है। ऑलराइट, तो इस क्वेश्चन में आपको इस तरह से फुल मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन स्ट्राइटेड मसल एंड अनस्ट्राइटेड मसल ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर एंड साइट लोकेशन ऑन द बॉडी। अब जो स्ट्राइटेड मसल होती है, जैसा कि अभी बताया कि जो स्ट्राइटेड मसल होती है बेटा वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है। कार्डियक मसल मल्टी न्यूक्लिएटेड नहीं होती, वो यूनि न्यूक्लिएटेड होती है, ध्यान से सुन लो। लेकिन नॉर्मली जो स्ट्राइटेड मसल होती है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, यानी कि एक से ज्यादा न्यूक्लियस होता है, सिलेंड्रिकल होती है और स्ट्राइटेड होती है, ठीक है। और जो यूनि न्यूक्लिएटेड होती है वो स्पिंडल शेप की होती है और नॉन स्ट्राइटेड होती है,
ठीक है। अनस्ट्राइटेड मसल जो होती है वो यूनिन्यूक्लिएटेड स्पिंडल शेप, मतलब कुछ इस तरह की शेप होती है उसकी, ठीक है। यूनिन्यूक्लिएटेड मतलब एक न्यूक्लियस होगा, ऑलराइट, ठीक है। और नॉन स्ट्राइटेड होगी, स्ट्राइटेशंस इसमें नहीं होंगे। अब जो स्ट्राइटेड मसल होती है वो कहाँ पाई जाती है, वो स्केलेटल मसल के अंदर पाई जाती है। स्ट्राइटेड मसल कहाँ पाई जाती है, स्केलेटल मसल के अंदर। और जो अनस्ट्राइटेड मसल है वो इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर पाई जाती है, हमारे जैसे स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, ऑलराइट, ठीक है। चलो, आई होप ये समझ आया होगा आपको। आगे बढ़ जाते हैं हम। ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ न्यूरॉन। तो न्यूरॉन का आपको लेबल डायग्राम बनाना है और उसको एक्सप्लेन करना है। 3 नंबर का क्वेश्चन मैक्सिमम चांसेस होते हैं इसके आने के। तो यहां पर हम देखेंगे, ऊपर ये होती है डेंड्राइट्स, ठीक है, बीच में होती है सेल बॉडी, और यहां पर ये होता है न्यूक्लियस, इसको कहते हैं एक्सॉन, और बीच में ये एक्सॉन जो आगे तक जा रहा है, ठीक है, इसके ऊपर माइलिन शीथ होती है, ठीक है। एक्सॉन के ऊपर माइलिन शीथ होती है जो कि इसको प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। माइलिन शीथ की लेयर होती है, जैसे बीच में ये एक्सॉन है, मान लो हम इसका फ्रंट व्यू देख रहे हैं आगे से, ठीक है। तो ये पीछे से पूरा न्यूरॉन आ रहा है और यहां से फ्रंट व्यू देख रहे हैं, तो इधर एक्सॉन है और उसके ऊपर ये माइलिन शीथ है, ठीक है, जो इसको प्रोटेक्ट करती है। और दो एक्सॉन के बीच का जो डिस्टेंस ये दिख रहा है ना आपको, खाली खाली जगह, इसको क्या कहते हैं, नोड ऑफ रेनवियर। क्या कहते हैं, नोड ऑफ रेनवियर। यहां पर क्या होते हैं, इसको साइनैप कहते हैं, मोटर एंड प्लेट भी कह लो इसे, ठीक है। वैसे इसको साइनेप्टिक टर्मिनल्स कहते हैं, एक्सॉन टर्मिनल्स, ठीक है, ऑलराइट। तो अब इसकी एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा देख लेते हैं। डेंड्राइट्स क्या है बेटा, ये ट्री लाइक एक्सटेंशन ब्रांचेस हैं जो कि सेल बॉडी से बाहर आ रही हैं। ये क्या करती हैं, ये जो नर्व इंपल्सेस होती हैं, ठीक है, केमिकल्स की फॉर्म में उसको क्या करती हैं, एक्सेप्ट करती हैं, ठीक है, और उसको फिर सेल बॉडी में ट्रांसमिट करती हैं। अब सेल बॉडी, जिसको सोमा भी कहा जाता है, उसके अंदर न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है और यहां पर साइटोप्लाज्म है बहुत सारा। अब ये क्या करता है, ये न्यूरॉन के फंक्शन को मेंटेन करता है और जो भी रिसीव्ड सिग्नल होते हैं उसको आगे की तरफ भेजता है। किस फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस के फॉर्म में भेजता है। केमिकल्स की फॉर्म में रिसीव किया और यहां आते ही इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस में वो कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस हैं ये एक्सॉन के पास जाएंगी। एक्सॉन क्या होता है, एक सिलेंडर फाइबर होता है और वो इन इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को आगे लेके जाता है सेल बॉडी से, ठीक है, आगे लेके जाता है टुवर्ड्स न्यूरॉन, मसल और ग्लैंड्स तक, ठीक है। अब ये जो एक्सॉन होता है, जैसा बताया गया था, माइलिन शीथ से कवर होता है कुछ न्यूरॉन्स के अंदर, और विच हेल्प स्पीड अप नर्व ट्रांसमिशन, जो कि नर्व ट्रांसमिशन की स्पीड को स्पीड अप करने में हेल्प करते हैं, ठीक है, आगे जल्दी जल्दी आगे बढ़ाने में हेल्प करते हैं। उसके बाद आ जाता है साइनेप्टिक टर्मिनल, जिसको एक्सॉन टर्मिनल भी बोलते हैं। ये एंड ब्रांचेस होती हैं एक्सॉन की और इसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर होता है। अब ये किस चीज में के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, कि जो भी नर्व सिग्नल होते हैं उसको नेक्स्ट न्यूरॉन तक या मसल तक या ग्लैंड तक ये भेजते हैं। कैसे, कि ये जो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस थे उसको ये वापस से केमिकल्स में कन्वर्ट कर देते हैं और केमिकल की फॉर्म में ये नेक्स्ट तक पहुंच जाते हैं। अब जैसे मान लो कि यहाँ पर हमारे पास 2 न्यूरॉन है, एक न्यूरॉन यहाँ पर है और एक न्यूरॉन यहाँ पर है। तो ये न्यूरॉन एक दूसरे के साथ ऐसे अटैच नहीं होते हैं, ये ऐसे बीच में, इनके बीच में गैप होता है। और ये जो गैप होता है ना बेटा, ये जो गैप होता है इसको बोलते हैं साइनेप्टिक गैप, ठीक है, साइनेप्टिक टर्मिनल या गैप बोलते हैं इसको, साइनेप्टिक गैप बोलते हैं, ठीक है, ऑलराइट, समझ आ गया। तो इस तरह से आप इसका डायग्राम बनाएंगे और इसको इसके बारे में लिखेंगे, ठीक है। इसको वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर लेंगे बेटा। तो अब हम आगे बढ़ जाते हैं। स्टेट 2 डिफरेंसेस बिटवीन टेंडन्स एंड लिगामेंट्स। 2 डिफरेंस लिखने बड़े आराम से। जो देखो, टेंडन्स होते हैं वो मसल को बोन के साथ कनेक्ट कर रहे हैं और लिगामेंट क्या कर रहे हैं, बोन को बोन के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। पहला एग्जांपल, पहला इसका जो फंक्शन है वो लिख देना, फिर फ्लेक्सिबिलिटी लिख देना। टेंडन्स जो होते हैं वो लेस इलास्टिक होते हैं और जो लिगामेंट्स होते हैं ये मोर इलास्टिक होते हैं। बस ये 2 आप इसके डिफरेंसेस लिख सकते हो बड़ी ही आराम से, ऑलराइट, ठीक है। तो अब हम आ चुके हैं सेक्शन डी पर। सेक्शन डी में हमें दे रखा है फर्स्ट क्वेश्चन, राइट द मेन पोस्टुलेट ऑफ डेल्टन एटॉमिक थ्योरी। मेन पोस्टुलेट, 5 पोस्टुलेट डेल्टन ने दिए थे। तो पहला पोस्टुलेट क्या था, उन्होंने ये बोला था कि भाई
मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल जो होता है, एक मेटल किसी भी मैटर का सबसे छोटा टाइनी पार्टिकल जो होता है, इंडिविजिबल पार्टिकल होता है, उसको हम बोलते हैं एटम। इन्होंने ये बोल दिया था, ठीक है। मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल, टाइनी इंडिविजिबल पार्टिकल, ये जरूर लिखना, ठीक है। मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी इंडिविजिबल पार्टिकल कॉल्ड एटम। उसके बाद आप लिखोगे कि भाई सेम एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं, सेम एलिमेंट के जो एटम होते हैं उनका मास और उनकी प्रॉपर्टीज होती हैं वो आइडेंटिकल होती है, यानी कि सेम होती हैं, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बोला था कि भाई एटम, डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं होल नंबर की फॉर्म में, फिक्स होल नंबर की फॉर्म में, ठीक है, और कंपाउंड की फॉर्मेशन कर देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने बोला था कि केमिकल रिएक्शंस के अंदर एटम्स जो होते हैं वो रीअरेंज हो जाते हैं, ठीक है, ना ही तो वो डिस्ट्रॉय होते हैं ना ही वो क्रिएट होते हैं, वो रीअरेंज होते हैं, ठीक है। और उसके बाद बोला था कि एटम कैन नॉट बी डिवाइडेड, क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, की किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान एटम को ना ही तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ठीक है। ऑलराइट, तो ये 5 आप लोग मेन पोस्टुलेट्स आप लिख लोगे, है ना। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, इन अ केमिकल कंपाउंड ऑफ कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट के केमिकल कंपाउंड में हमें 2 आयंस बताने हैं। तो कैल्शियम और सल्फेट ये 2 आयंस हो गए, ठीक है, कैल्शियम और सल्फेट 2 आयंस हो गए। अब जो कैल्शियम होता है ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है ना, तो कैल्शियम जो होता है हमारा कटायन होता है और सल्फेट हमारा अनायन होता है। तो Ca की जो वैलेंसी होती है वो 2+ होती है और सल्फेट की जो वैलेंसी होती है बेटा ये 2- होती है। अब क्या होगा, देखो 2 से 2 कैंसल आउट हो गया, तो इसका केमिकल फॉर्मूला तो बन गया CaSO4 और रेशियो इसका 1:1 का हो गया, हुआ नहीं हुआ, दोनों कैंसल आउट हो गए तो इसका रेशियो हो गया 1:1। तो दीज आयन कंबाइन इन 1:1 रेशियो टू फॉर्म द न्यूट्रल कंपाउंड CaSO4। न्यूट्रल कंपाउंड जब इन्होंने बनाया है CaSO4 तो ये 1:1 के रेशियो में कंबाइन हुए हैं। ऑल राइट, ठीक है। तो इस तरह से आप आंसर को फॉरवर्ड करोगे, इस तरह से आप आंसर को फॉर्मेट करोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अ बॉल थ्रोन अप वर्टिकली रिटर्न टू द थ्रोअर आफ्टर 6 सेकेंड। एक बॉल है, ठीक है, थ्रोअर ने क्या किया, उसको ऊपर की तरफ फेंका और वो वापस से आई 6 सेकेंड में, ठीक है। नीचे से ऊपर फेंका और ऊपर से नीचे आई तो 6 सेकेंड का टाइम लगा कि बॉल यहां थी, यहां से उसको ऊपर फेंका गया, ठीक है। तो 6 सेकेंड का टाइम लगा, यानी कि 3 सेकेंड टाइम, यहां पर उसको 3 सेकेंड लगे और ऊपर से नीचे आने में भी उसको 3 सेकेंड्स लगे। कितना टाइम लगा, तभी तो टोटल 6 सेकेंड्स लगे, ठीक है। अब यहां पर देखो, अगर जैसा कि बताया था जैसे जैसे बॉल ऊपर जाएगी या ऑब्जेक्ट ऊपर जाता है तो उसकी स्पीड कम होती जाती है, तो यहां तो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 0, इनिशियल वेलोसिटी हमको नहीं पता। अब क्योंकि नीचे से ऊपर जा रही है तो यहां पर जो g की वैल्यू होगी वो होगी -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्यों, क्योंकि भाई एंटी ग्रेविटी चल रही है ना, नीचे से ऊपर जा रही है, तो ऊपर से नीचे जब ऑब्जेक्ट जाता है तो 9.8 होता है, लेकिन नीचे से ऊपर जाता है तो हम माइनस में लेते हैं -9.8, ठीक है। तो अब हमारे पास हमें u निकालना है, तो हम इसके अंदर जो इक्वेशन पुट करेंगे वो पुट करेंगे v = u + at। देखो हमारे पास 3 इक्वेशंस होती हैं, एक मोशन ऑफ इक्वेशन में 3 इक्वेशंस हैं, v = u + at, v² = u² + 2as और s = ut + ½ at²। ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है जिनको यूज करके हम अपने न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखो v हमें पता है 0 है, u हमें नहीं पता, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है तो g आ जाएगा यहाँ पर और टाइम भी हमको पता है, तो हम इजीली यहाँ पर u निकाल सकते हैं। तो हम इसमें फर्स्ट इक्वेशन को यूज करेंगे, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन को हम यूज करेंगे, v कितना है 0 है, u हमें पता नहीं है, g नेगेटिव में है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, -9.8 × 3, ठीक है। अब हमने क्या किया बेटा, इस 9.8 को यहाँ लेके आए तो 9.8 × 3 को हमने मल्टीप्लाई किया तो हमें मिलेगा 29.4 = u। तो u इनिशियल वेलोसिटी है तो इसको मीटर पर सेकंड में हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, तो 29.4 मीटर पर सेकंड। तो u की वैल्यू हमको मिल गई कितनी, 29.4 मीटर पर सेकंड। ये वैल्यू इधर आएगी तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी, है ना। तो u हमको कितना मिला, 29.4 मीटर पर सेकंड। मिला नहीं मिला, मिल गया। अब आगे देख लेते हैं, अब u हमको मिल चुका है। अब नेक्स्ट इन्होंने हमें क्या बोला है फाइंड आउट करने के लिए,
नेक्स्ट इन्होंने बोला है द मैक्सिमम हाइट इट रीचेस, कि भाई ऊपर कितनी हाइट इसने रीच की है, एच हमें निकालना है। तो दूसरी इक्वेशन हमारे पास v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as है। s क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट है, h है ना। अब देखो यहाँ पर g है और g हमारा नेगेटिव में है, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा और s की जगह हम h लगा दें। s की जगह हम h लगा सकते हैं क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट हुई है वो एक हाइट पे हुई है। तो v स्क्वायर तो हमारा v तो हो गया 0, एक काम करते हैं 2gh को डायरेक्ट यहाँ ले जाते हैं, तो 2gh इज इक्वल टू यू स्क्वायर हो जाएगा। 2 इंटू जी की वैल्यू कितनी गिवन है बेटा, या ऐसा करते हैं h को हम यही रहने देते हैं, या ठीक है हम कर लेते हैं 2 इंटू जी की वैल्यू कितनी होगी 9.8 इंटू एच इज इक्वल टू यू स्क्वायर कितना हो जाएगा 29.4 का स्क्वायर। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो एक बार चेक कर लेना, यू विल गेट 44.1 मीटर। अब इसको सॉल्व खुद से कर लेना, ठीक है, इसका स्क्वायर कर देना, 29.4 का स्क्वायर कर देना और उसको इससे डिवाइड कर देना, ठीक है। ऑलराइट, देन यू विल गेट 44.1 आंसर। नेक्स्ट है इट्स पोजीशन आफ्टर 4 सेकेंड, 4 सेकेंड के बाद इसकी पोजीशन आपको बतानी है। तो 4 सेकेंड के बाद इसकी पोजीशन बतानी है ना। तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा फॉर्मूला हमारा। 4 सेकेंड के बाद आपको इसकी पोजीशन बतानी है, यानी कि उसको देखो बेटा 3 सेकेंड ऊपर जाने में लगे, अब अगले 1 सेकेंड में तो वो नीचे ही आ रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, हमें इसकी पोजीशन बतानी कि भाई अब ये यहाँ पर कहाँ पर है। तो हम क्या करेंगे, टोटल हाइट हमको पता है, टोटल हाइट कितनी मिली है 44.1 मीटर मिली है। अब हम इससे हाइट निकाल लेंगे, है ना, या h, ये s है तो h भी लिख सकते हैं इसको, है ना, ut प्लस, क्योंकि ये हमारा नेगेटिव में है तो हाफ जी टी स्क्वायर हमने लिख दिया। अब इससे हम लोग h निकाल लेंगे और जब हमें जो h मिलेगा वो कितना मिलेगा, इसमें जो इसमें h मिलेगा, देखो u हो गया 0, तो 0 इंटू टी तो 0 हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा माइनस हाफ, ये कितना हो गया 9.8 इंटू टाइम कितना, उसको 1 सेकेंड का टाइम है ना, तो कितना मिल रहा आंसर, आंसर मिल रहा है इसका 4.9 मीटर, ठीक है, कितना मिल रहा है 4.9। अब हम क्या करेंगे, इस टोटल में से, टोटल कितना था हमारा 44.1 मीटर हाइट थी, उसमें से 4.9 मीटर को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट किया तो 39.2 मीटर अबव द ग्राउंड है। बात समझ आई, ग्राउंड से कितना ऊपर है 39.2 मीटर। ऑलराइट, क्या किसी को कोई डाउट है यहाँ पर, हो जाएगा ये सॉल्व, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक सेकेंड ये ध्यान रखना बेटा, जी हम नेगेटिव में ले रहे थे जब नीचे से ऊपर जाता, अभी ऊपर से नीचे आ रहा है ना, ये ऊपर से नीचे आ रहा है, तो यहाँ पर जी जो है वो पॉजिटिव लोगे आप, क्योंकि ऊपर से नीचे आ रहा है, ठीक है, तो जी पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पर प्लस लगा देना, गलती से लिख दिया। ऑलराइट, आ गया समझ, यहाँ प्लस लगेगा क्योंकि ऊपर से नीचे आ रहा है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देख लेते हैं। ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ प्लांट सेल और एनिमल सेल। प्लांट सेल और एनिमल सेल का हमें लेबल डायग्राम एक ड्रॉ करना है, ठीक है। तो ये एनिमल सेल है, ये प्लांट सेल है, कंफ्यूजन होती है बच्चों को, नहीं ड्रॉ कर पाते, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, बाहर पहले बना देना सेल मेम्ब्रेन, बीच में बना देना साइटोप्लाज्म, फिर उसके बाद छोटे छोटे डॉट लगा देना, राइबोसोम्स लिख देना, फिर यहाँ पर न्यूक्लियस बना देना, यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया साइट ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है, ये एनिमल सेल है। और प्लांट सेल के अंदर ऐसा रेक्टेंगुलर सा सेक्शन बना देना, जो बाहर वाली वॉल है ये सेल वॉल है, जो इसमें प्रेजेंट नहीं है, इसमें सेल मेम्ब्रेन है सिर्फ, बाहर वाली सेल वॉल है, ठीक है। अब सेल वॉल क्या कर रही है, इस सेल को स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रही है, उसके बारे में लिख देना। उसके बाद अंदर क्या है, ये वैक्यूल है, वैक्यूल जो है वो सैप से फिल्ड अप होता है, जिससे कि जो सेल होता है उसकी टर्जिडिटी जो है, फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो बनी रहती है, ये लिख देना। उसके बाद क्लोरोप्लास्ट लिख देना, यहाँ पर साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको लेबल करेंगे, सेल मेम्ब्रेन यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, साइटोप्लाज्म यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर राइबोसोम्स है, ठीक है, हर एनिमल सेल के अंदर साइटोप्लाज्म नहीं होता, यहाँ पर राइबोसोम्स है, यहाँ पर भी राइबोसोम्स है, और यहाँ पर न्यूक्लियस है, यहाँ पर न्यूक्लियस है, ये माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। यहाँ पर एनिमल सेल के अंदर से साइटोप्लाज्म हटा देना, भाई एनिमल सेल के अंदर साइटोप्लाज्म थोड़ी होता है, कोई एनिमल फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस थोड़ी करते हैं, ठीक
ठीक है, तो एनिमल सेल से साइटोप्लाज्म हटा देना। हाँ, अगर एमेबा या एमेबा वगैरह की बात करेंगे तो उसके अंदर हो सकता है, ठीक है, बट वो तो एक्वाटिक एनिमल है ना। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आप फिर भी लिख देना, इस तरह से लिख देना, ठीक है। अब एमेबा के अंदर कोई राइबोसोम्स तो होते नहीं है, न्यूक्लियस होता है उसके अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता, तो साइटोप्लाज्म एनिमल सेल में मत लगाना, ठीक है। ओके, राइट एनी 4 डिफरेंस बिटवीन अ प्लांट सेल एंड एन एनिमल सेल। प्लांट सेल और एनिमल सेल में हमें डिफरेंस बताना है। तो देखो, प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट है, लेकिन एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है, एब्सेंट है। क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो प्लांट सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट है, लेकिन एनिमल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं है। अच्छा नहीं, क्लोरोप्लास्ट होता है ना, सॉरी, बोलते बोलते हम भी थक गए। साइटोप्लाज्म बना देना दोनों का ही, साइटोप्लाज्म तो होता है दोनों के अंदर, क्लोरोप्लास्ट होता है वो तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करता है, तो बना देना यहाँ पर, ठीक है, ऑलराइट। अब क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होता है क्योंकि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है, लेकिन एनिमल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं होता। फिर वैक्यूल बना देना, प्लांट सेल के अंदर लार्ज वैक्यूल होता है और जो एनिमल सेल होते हैं उसके अंदर स्मॉल वैक्यूल होता है या वैक्यूल प्रेजेंट ही नहीं होता है ना, क्योंकि इसको तो टर्जिडिटी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, एक्सटर्नल फोर्स आ रहे हैं उससे बचने के लिए, बट इसको तो नहीं चाहिए ना ऐसी कोई। ओके, अब इसकी शेप कैसी होती है, रेक्टेंगुलर होती है, इसकी राउंड और इरेगुलर होती है, आप ये लिख सकते हो। ऑलराइट, तो ये 4 डिफरेंसेस आप बड़े ही प्यार से एनिमल सेल और प्लांट सेल के लिख सकते हो, ठीक। नाउ गिविंग रीजन, स्टेट द सेल ऑर्गेनील नोन एज, कौन सा ऑर्गेनील सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहलाता है। लाइसोसोम जो होते हैं वो सुसाइडल बैग कहलाते हैं, क्यों? क्योंकि उनके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। अब वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या करते हैं कि सेल के अंदर जो भी वेस्ट मटेरियल है या जो भी डैमेज सेल पार्ट्स हैं उसको वो डाइजेस्ट करता है। लेकिन अगर किसी वजह से मान लो कोई पॉइजनस सब्सटेंसेस जो हैं सेल के अंदर ज्यादा आ गए, तो वो लाइसोसोम क्या करता है, वो बर्स्ट हो जाता है। जब वो लाइसोसोम बर्स्ट हो जाता है तो उसके डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या करते हैं, वो सेल को एनगल्फ कर लेता है, पूरे सेल को ही खत्म कर देते हैं, जिससे कि आसपास वाले सेल जो हैं वो बच जाते हैं। इसीलिए लाइसोसोम को सुसाइडल बैग बोला जाता है। ऑलराइट, ठीक है। किचन ऑफ द सेल, क्लोरोप्लास्ट की तो सबको पता है ना। क्लोरोप्लास्ट के अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कंडक्ट होता है और ये क्या करता है, प्लांट सेल के अंदर फूड को प्रोड्यूस कर रहा है। पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जो कि सेल के अंदर ग्लूकोज को यूज करके एटीपी मॉलिक्यूल की फॉर्म में एनर्जी को क्या करता है, बनाता है, प्रोड्यूस करता है, ठीक है, जनरेट करता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जनरेट एनर्जी बाय ब्रेकिंग डाउन ग्लूकोज, ठीक है। व्हाट वुड हैपन, क्या होगा अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन रैप्चर या ब्रेक डाउन हो जाएगी। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या कर रही है भाई, उसकी बाउंड्री जो है वो सेट कर रही है। अब अगर वही टूट जाएगी तो उसके कंटेंट जो है वो सारे के सारे बाहर आ जाएंगे और सेल जो है वो डेड हो जाएगा। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बैरियर की तरह एक्ट करती है। अगर सेल वुड लूज इट्स कंटेंट एंड डाई एज इट एक्ट्स एज बैरियर, ठीक है। देयर आर नो राइबोसोम इन द सेल, अगर राइबोसोम ही नहीं होगा तो प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं होगा, अगर प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं होगा तो कहीं ना कहीं सेल का फंक्शन अफेक्ट होगा और सेल जो है वो सर्वाइवल के लिए थ्रेट है सेल के। ऑलराइट, तो उसको प्रोटीन तो चाहिए ना, ठीक है। अब लास्ट सेक्शन पे हम लोग आ चुके हैं, इसको नहीं पढ़ेंगे, अगर हमें लगेगा किसी क्वेश्चन में इसको पढ़ने की जरूरत है तभी हम पढ़ेंगे, अदरवाइज हम लोग अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चंस को करेंगे। व्हाट इज द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी ऑफ द एम शेल। एम शेल देखो, के जो नील बोर्ड थे उन्होंने क्या रूल दिया था, उन्होंने दिया था कि भाई कितनी शेल्स होती हैं, के एल एम एन, है ना, के एल एम एन, और रूल दिया था उन्होंने 2n स्क्वायर का, किसका, 2n स्क्वायर, n क्या, नंबर ऑफ शेल। अब एम शेल की बात हो रही है तो थर्ड शेल है ना ये, तो 2 थर्ड शेल है ये, इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, तो 2 × 3 3 = 9, तो कितनी कैपेसिटी है एम शेल की, 18 इलेक्ट्रॉन्स की, सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द एलिमेंट विद द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। भाई के अंदर है 2, एल के अंदर है 8 और यह है 3, तो इसका जो एटॉमिक नंबर हुआ वो हुआ 13। 11 पे होता है सोडियम, 12 पे होता है मैग्नीशियम और 13 पे होता है एल्यूमिनियम, ठीक है। तो 13 एटॉमिक नंबर है तो ये हुआ एल्यूमिनियम। व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड पोटेशियम। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8 और पोटेशियम का एटॉमिक नंबर होता है 19, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुई 26 और इसकी हुई 2881, ठीक है। ऑलराइट, आगे देखते हैं।
K and L shell are full, what would be the total number of electron in the atom? अगर देखो K और L स्टार्टिंग की 2 है, अगर ये भी फुल है, इसमें 2 है पूरे, L के अंदर 8 है, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 28 हुई है ना। तो इसका एटॉमिक नंबर हो गया 10, और 10 किसका एटॉमिक नंबर है? नियॉन का। नियॉन क्या है? एक इनर्ट गैस है ना। नियॉन क्या है? एक इनर्ट गैस है, नोबल गैस है, ठीक है। तो उसकी आउटरमोस्ट शेल जो है वो कंप्लीट है। वो क्या करती है? किंग की तरह, क्वीन की तरह बिहेव करती है। उसको किसी से कोई लेना देना नहीं है, ना ही तो वो किसी से इलेक्ट्रॉन लेगी ना देगी। वो बोलेगी भाई मेरी तो ऑक्टेट फुल है, मुझे कोई लेना देना नहीं है, तो ये इनर्ट गैस है। ऑलराइट, तो 10 एटॉमिक नंबर है, तो एटॉमिक नंबर 10 किसका होता है? नियॉन का। ऑलराइट, आगे बढ़ जाते हैं। व्हाट इज in the given experiment, a student gives the card a sharp fast horizontal flick on a finger, what will happen to the coin? Give reason. एक बच्चा है, उसको ग्लास, एक एक्सपेरिमेंट उसने परफॉर्म किया कि ग्लास के ऊपर एक कार्डबोर्ड रखा हुआ है, उस पर कॉइन रखा हुआ है। अब उसने उस पर फ्लिक किया कार्डबोर्ड के ऊपर, तो कॉइन के साथ क्या होगा और ऐसा क्यों हुआ, उसका रीजन हमें देना है। तो बेटा देखो, अब जब उसने फ्लिक किया, उसने कार्डबोर्ड के ऊपर फ्लिक किया है ना, कार्डबोर्ड के ऊपर ऐसे मारा। अब वो जो फोर्स था वो किस पे, डायरेक्ट फोर्स किस पे लगा? कार्डबोर्ड के ऊपर लगा। लेकिन वो जो कॉइन था वो किस पे था? रेस्ट ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट पे था। कॉइन जो था वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट पे था। अब वो क्या करेगा? वो उस मोशन को रेजिस्ट करेगा। उस मोशन को रेजिस्ट करेगा तो कार्ड आगे चला जाएगा, और इनर्शिया ऑफ रेस्ट पे होने की वजह से वो वहीं रहेगा, ठीक है। अब वो वहीं रहेगा, लेकिन क्योंकि उस पर ग्रेविटी वर्क कर रही है तो वो वहीं रहा, और कार्डबोर्ड हटा, तो वो जो कॉइन है वो किसके अंदर जाएगा? ग्लास के अंदर जाएगा, ठीक है, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। बात समझ आई? ठीक है, तो इसीलिए वो अपनी जगह पर रहेगा, और अपनी जगह पे रहेगा। कार्ड हट गया तो वो नीचे गिर जाएगा, किसके अंदर? ग्लास के अंदर। आप लोग बेटा इसको रीड जरूर कर लेना, ठीक है। द कॉइन विल फॉल स्ट्रेट डाउन इनटू द ग्लास इंस्टेड ऑफ मूविंग विद द कार्ड। ये होगा उस कॉइन के साथ, और रीजन दिया है ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ रेस्ट, द कॉइन रेजिस्ट द चेंज इन मोशन एंड रिमेन एट इट्स ओरिजिनल पोजीशन। तो कॉइन क्या करेगा? इनर्शिया ऑफ रेस्ट में तो वो मोशन को रेजिस्ट करेगा और अपनी पोजीशन पे ही रहेगा, और क्योंकि ग्रेविटी भी उस पर वर्क करिए तो कार्ड तो आगे चला जाएगा, क्योंकि इस पर डायरेक्ट फोर्स अप्लाई किया है, और वो जो कॉइन है वो ग्लास में चला जाएगा। ये लिख लेना, ठीक है। द मासेज ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स आर 5 kg एंड 10 kg विच हैज ग्रेटर इनर्शिया। दो मासेज है, देखो इनर्शिया और मास की डायरेक्ट रिलेशनशिप है कि अगर इनर्शिया ज्यादा है तो मास भी, अगर मास ज्यादा है तो इनर्शिया ज्यादा होगा, और मास कम है तो इनर्शिया कम है, ठीक है। तो इसमें डायरेक्ट आप आंसर लिखोगे, क्योंकि 5 kg का मास जो है वो कम है, और मास की और इनर्शिया की डायरेक्ट रिलेशनशिप होती है। तो एज कंपेयर टू 10 kg में ज्यादा इनर्शिया होगा, ठीक है, और 5 kg में 10 kg से कम इनर्शिया होगा। ऑलराइट, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाई डू सम लीव्स गेट डिटैच फ्रॉम अ ट्री इफ वी विग्रेसली शेक इट्स ब्रांच। एक ट्री है, उसकी ब्रांच को विग्रेसली, उसको बहुत तेजी से ऐसे ऐसे शेक किया तो उसके जो लीव्स है वो नीचे गिर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? देखो बेटा, अब जैसे ट्री है ना, उसको ऐसे ऐसे शेक किया तो क्या होगा? ट्री पे तो हम डायरेक्ट फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, वही सेम बात आ जाएगी। अब ये जो ट्री है इस पे हमने ऐसे ऐसे फोर्स एक्सर्ट किया, तो भाई ब्रांच पे फोर्स एक्सर्ट किया तो वो तो ब्रांच तो ऐसे ऐसे मूव करेगी, लेकिन क्योंकि ये जो लीफ था वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट पे था, है ना, तो उसने क्या किया? मोशन को रेजिस्ट किया कि भाई मैं तो मोशन में नहीं आऊंगा। तो ये जो ब्रांच थी इसको तो डायरेक्ट फोर्स था, तो ब्रांच तो आगे चली गई, और इनर्शिया ऑफ रेस्ट पे होने की वजह से ये यहीं रह गया। अब ब्रांच आगे गई, जिसकी वजह से वो जो लीफ था वो टूट गया, और टूटने के बाद वो ग्रेविटी की वजह से नीचे चला गया। बात समझ आई? उसने अपनी पोजीशन चेंज नहीं की। किसने? लीफ ने। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डू वी फॉल इन द बैकवर्ड डायरेक्शन व्हेन अ मूविंग बस स्टॉप सडनली। एक बस चलती हुई जा रही है, अचानक से ब्रेक लगा और हम ऐसे पीछे की तरफ गिरते हैं, है ना। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसे पीछे की तरफ जाते हैं और फिर एकदम से आगे आते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? कि देखो, जब बस चल रही थी तो हमारी बॉडी भी मोशन में थी बस के साथ। अब जैसे ही सडनली ब्रेक लगाए गए तो हमारे जो बॉडी का लोअर पोर्शन था, यानी कि जो हमारे लेग्स थे, वो बस के सरफेस के ऊपर हमने रखा हुआ था, तो डायरेक्ट कांटेक्ट में थे। तो उस टाइम पे जो हमारी लोअर बॉडी है वो तो उस पर, जब बस स्टॉप हुई तो हमारी लोअर बॉडी स्टॉप हुई, लेकिन जो हमारी अपर बॉडी है वो तो मोशन में ही है ना, वो मोशन में ही है। तो जैसे ही बस स्टॉप हुई तो हमारी जो बॉडी है वो इनर्शिया ऑफ मोशन में थी, और उसने अपना स्टेट चेंज होने के लिए, स्टेट चेंज होने से रेजिस्ट किया, तो वो एकदम से बैकवर्ड हुई और एकदम से हमारी जो अपर बॉडी होती है वो आगे की तरफ जाती है। ऑलराइट, तो ऐसा फील होता है
कि बैकवर्ड हुई, क्योंकि हमारे फीट जो थे वो तो रुक गए, जबकि हमारी अपर बॉडी जो है वो स्टिल मूव कर रही है। ठीक है, तो एक बार आंसर को रीड करके आप लोग इसको नोट डाउन जरूर कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट इज ड्यू टू विच टिश्यू। प्लांट के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी किस टिश्यू की वजह से होती है? कॉलिनकाइमा टिश्यू जो होता है ना प्लांट के अंदर बेटा, वो उसको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब ये जो कॉलिनकाइमा होता है ये कहां पर होता है? इट हैज थिकेंड सेल वॉल एट द कॉर्नर अलाउइंग बेंडिंग विदाउट ब्रेकिंग। देखो इसकी जो सेल वॉल होती है वो थिक होती है कॉर्नर से, और वो क्या करता है कि उसको इजीली प्लांट को बेंड होने देता है, कि अगर मान लो बहुत तेज जो है वो हवा चल रही है ना, या कोई जानवर चलता हो जा रहा है प्लांट्स के बीच से, या उसको खींच लेते हैं हम, तो वो बेंड हो जाता है, वो टूटता नहीं है। क्यों? क्योंकि जो उसकी जो कॉर्नर्स होते हैं वो थिक होते हैं। ठीक है, इसकी जो सेल वॉल होती है वो थिक होती है कॉर्नर से, जिससे कि इजी बेंडिंग जो है प्लांट को मिल जाती है। इससे वो उसको मैकेनिकल स्ट्रेस मिलता है। ठीक है, दिस हेल्प्स प्लांट विथस्टैंड मैकेनिकल स्ट्रेस। तो इसमें प्लांट जो है वो तब भी खड़ा रहता है जब उस पर मैकेनिकल स्ट्रेस आता है, तब भी। ठीक है, अब मैकेनिकल स्ट्रेस वो कोई एक्सटर्नल प्रेशर हो सकता है, विंड हो सकती है, बट उस पर वो बाय स्टैंड करता है। ऑलराइट, ठीक है, तो ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन। डज एरेनकाइमा प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट? क्या एरेनकाइमा मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है? नहीं, एरेनकाइमा मैकेनिकल सपोर्ट नहीं प्रोवाइड करता। क्यों? क्योंकि वो तो एयर कैविटी है ना, जो प्लांट में जो एक्वेटिक प्लांट्स के अंदर होती है ना, उस एयर कैविटी की वजह से तो प्लांट जो है वो वाटर में फ्लोट करता है और गैसियस एक्सचेंज होता है। ठीक है, तो नो, एरेनकाइमा डज नॉट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। फंक्शन क्या है? इट इज स्पेशलाइज्ड पेरेनकाइमा टिश्यू। ये स्पेशलाइज्ड पेरेनकाइमा टिश्यू होता है बेटा, जो कि एक्वेटिक प्लांट्स के अंदर पाया जाता है। ठीक है, इट कंटेन्स लार्ज एयर स्पेसेस हेल्पिंग प्लांट्स फ्लोट एंड एक्सचेंज गैसेस इफिशिएंटली। और ये क्या करता है भाई, इसके अंदर लार्ज एयर स्पेस होता है जो कि प्लांट को फ्लोट करने में और गैसेस एक्सचेंज इफिशिएंटली करने में हेल्प करता है। ठीक है, लाइक कॉलिनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा, एरेनकाइमा डज नॉट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ बट असिस्ट इन बायोन्सी। तो ये किसमें असिस्ट करता है? जैसे कॉलिनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, लेकिन एरेनकाइमा मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड नहीं करता। ये क्या करता है? बायोन्सी प्रोवाइड करता है। ऑलराइट, एंड आर एपिकल एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम परमानेंट टिश्यू? क्या एपिकल और इंटरकैलरी मेरिस्टेम परमानेंट टिश्यू है? गिव रीजन। तो एपिकल और इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो है ये परमानेंट टिश्यूज नहीं है। क्यों? क्योंकि जो मेरिस्मेटिक टिश्यूज होते हैं बेटा, देखो मेरिस्मेटिक टिश्यू में क्या होता है कि उसमें सेल डिवीजन चलती रहती है और प्लांट की ग्रोथ होती रहती है। अब जब सेल डिवीजन पूरी तरह से हो जाती है उसके बाद मेरिस्मेटिक टिश्यू परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट होते हैं। लेकिन अब एपिकल जो होते हैं वो कहाँ पर? एक तो प्लांट की टिप पे पाए जाते हैं, रूट्स की टिप पे पाए जाते हैं जिससे लेंथ इंक्रीज हो रही है ना। और इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहाँ पाए जा रहे हैं? नोड्स के अंदर। ठीक है, लीव्स के नीचे। ठीक है, जिससे कि उसकी ग्रोथ हो रही है। अब क्या हो रहा है, जब तक ग्रोथ चल रही है, जब तक सेल डिवीजन हो रहा है तब तक ग्रोथ चल रही है, लेकिन जैसे ही सेल डिवीजन खत्म होता है ग्रोथ रुक जाती है और वो मेरिस्मेटिक टिश्यू परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाते हैं। ऑलराइट, तो इसका आंसर भी आप देख के लिख सकते हो। ठीक है, अब इसको एक बार नोट डाउन कर लेना। और ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर स्टिल कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी डाउट होता है, तो आप कमेंट्स में मेंशन करेंगे और पूरी कोशिश की जाएगी उसका रिप्लाई करने की। ऑलराइट, तो इसके बाद एक क्वेश्चन पेपर हम और लेके आएंगे और एक और धमाका करेंगे साइंस के क्वेश्चन पेपर्स का। ऑलराइट, पूरा पेपर इसी में से आना, इससे बाहर कुछ नहीं आना। ठीक है, तो अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना और यही बोलेंगे कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फाइनल एग्जाम्स. And if you like our channel, then please like, comment, share and subscribe our channel. Till then, bye बच्चा पार्टी.